राइट। उसमें 5 आपने लिख के लाए हो। बताओ ये वर्ल्ड बैंक है, उसके 5 ऑर्गन है। इंडिया वर्ल्ड बैंक का मेंबर है। तो अल्टीमेटली 5 ही ऑर्गन का मेंबर होना चाहिए इंडिया। एक ऑर्गन है जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, ये वाला। पक्का? क्यों नहीं इसका मेंबर इंडिया? आप बताओ, वर्ल्ड बैंक किन 2 ऑर्गन से मिलके बनता है? फर्स्ट टू IBRD और आईडी मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इसका बेसिक एम क्या है हर एक ऑर्गेनाइजेशन का? 2015 प्रीलिम्स में IBRD का बेसिक एम पूछा था उन लोगों ने, वन लाइनर क्वेश्चन था सीधा सीधा। तो हर एक बेसिक एम पता होना चाहिए। IBRD का क्या है? डिवाइड कंट्री इनटू, ये एम है उसका, बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नाम से, नाम में एग्जैक्टली लोन्स एंड IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। डेवलपमेंट किसका करेंगे? देखो डेवलपमेंट की जरूरत किसको होती है? लीज डेवलपिंग या डेवलप कंट्रीज को? लीज डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज को। तो एक किसके लिए मेजरली फोकस करेगा? अंडर डेवलप या लीज डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। थर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फाइनेंस मतलब क्या? मनी रिलेटेड। इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा फिर? इन्वेस्टमेंट्स मोस्टली, ठीक है। मीगा, मीगा का क्या फुल फॉर्म? मल्टीलैटरल। और इसका काम क्या है? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। किसका किसका डिस्प्यूट, मतलब किस चीज का डिस्प्यूट? मीगा, ये जो लास्ट में है, एक किस चीज के डिस्प्यूट्स? इन्वेस्टमेंट सेटलमेंट्स, ठीक है। चलो, और IMF के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन? IMF के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताओ। for long-term development for developing countries. IMF में भी कुछ ऑर्गन्स है या नहीं है? कुछ मिले नेट पे आपको? नहीं मिले क्योंकि नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन वुड के 2 ट्विंस है, कौन कौन से? घर जाके IMF जहाँ पे भी लिखा है आप लोगों ने ना, IMF कंट्रीज को फाइनेंस प्रोवाइड करता है उसके क्राइसिस कंडीशंस में, राइट। तो कौन कौन से उसके डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज है? 2022 प्रीलिम्स में 2 वर्ड्स आए थे वन लाइनर। पहले क्वेश्चन था सेटी का, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। ये टर्म्स किस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं? श्रीलंकन क्राइसिस देखी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, राइट। और पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी 2022 के टाइम पे। उस टाइम पे ये न्यूज में आए थे कि जब IMF के पास ये लोन लेने गए थे, IMF की डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज होती है जिनके थ्रू लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं ना उनको। तो ये 2 इंस्ट्रूमेंट्स थे। एक था एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो इसे डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज या इंस्ट्रूमेंट्स है। आपको बस क्या करना है, इन चीजों की नोट करनी है, क्योंकि अगली बार अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच IMF गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंट्रीज, और बहुत सारी फैसिलिटीज और इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आएंगे, आपको पिक करने रहेंगे। ज्यादा नहीं है, कम ही है। एक बार उनके नाम पता करके रखो बस, क्योंकि रिसेंटली पेपर में पूछा गया था। और एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी करके एक फैसिलिटी IMF की, उसकी पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है और मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप आएगा, क्योंकि पाकिस्तान को उस फैसिलिटी से फंड प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, उसका थोड़ा डिटेल में नोट निकालना, और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको बस नाम पता करके रख लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो, और कुछ होमवर्क था कल? क्या इन, क्या क्या? अच्छा, फॉरेक्स में इंडिया कौन सा नंबर है? 4th? फर्स्ट कौन है? सेकंड? सेकंड जापान है पक्का? US है? फिर थर्ड कौन है? अगर UPSC देते कि USA के पास लार्जेस्ट फॉरेक्स है, जिसने सर्च नहीं किया वो लगाएगा सही, मेजोरिटी जनता सही मानेगी। क्यों? लार्जेस्ट GDP कंट्रीब्यूट, लार्जेस्ट GDP है, राइट। तो फर्स्ट चाइना, सेकंड जापान, थर्ड, फोर्थ इंडिया। पहले 6th था, फिर 5th हुआ, फिर 5th कौन है फिर फॉरेक्स में? ताइवान। ताइवान पता है आप लोगों को कहाँ पे? और कितनी बड़ी कंट्री है ताइवान? ऑफिशियली कंट्री है क्या? क्यों?
चाइना का पार्ट चाइना का पार्ट है, चाइना उनको पार्ट मानते हैं, लेकिन ताइवान खुद को अलग मानता रहे। इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस है सर ऑफिशियली नहीं है, आपले त्यांच्यासोबत ट्रेड रिलेशन ट्रेड रिलेशंस है, ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, ठीक है। पैलेस्टाइन एक कंट्री है, आतापर्यंत अभी रिजोल्यूशन पास हुआ अभी यूनाइटेड नेशंस में, इंडिया ने क्या चांस लिया, वोटिंग किया नहीं किया? इंडिया ने वोट किया है, पैलेस्टाइन के फेवर में किया है, फेवर में किया है। चलो और कुछ होमकता, क्या होता है डिवैल्यूएशन? internationally reducing the currency. हाँ डिवैल्यूएशन, राइट। क्या होता है, करेंसी का मॉनेटरी वैल्यू कम कर देना कंपेरेटिव टू डॉलर, सिंपल टर्म्स में, राइट। उसका इम्पैक्ट पूछा था हमने, क्या क्या होता है इम्पैक्ट? एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे घटेंगे? एक्सपोर्ट्स डिवैल्यूएशन से बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे पक्का। इंपोर्ट्स कम होंगे, क्यों? कॉस्टलियर हो जाएंगे इंपोर्ट्स, ठीक है। और क्या इम्पैक्ट होते हैं डिवैल्यूएशन से? इन्फ्लेशन आएगा। कैसे ओशन? ओशन ही ना अपना, इनका नाम ओशन रखा है इसके मम्मी पापा ने, पूछो जरा क्यों? ओशन का मतलब क्या होता है? ओशन ओशन पक्का। तो उनको फैसिलिटी हो गई। चलो डिवैल्यूएशन के इम्पैक्ट बताओ। इन्फ्लेशन कैसे होगा, इन्फ्लेशन डिवैल्यूएशन से? एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा और इम्पोर्ट कम होगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, तो इससे डिवैल्यूएशन से जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो महंगी हो जाती है, तो इंपोर्ट्स करना कॉस्टलियर हो जाता है काफी ज्यादा, तो इंपोर्ट करने में देश कतराता है, या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टाइप हो जाता है फिर इनडायरेक्टली। तो इससे इन्फ्लेशन कैसे होगा, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। आपने लिखा है वो पक्का? सर फूड म्हणजे लोकल मार्केटमध्ये जे फूड आहे त्यांची डिमांड हाय होते आणि सप्लाय तेवढा जर नाही पोहोचवला गेला तर इन्फ्लेशन एग्जैक्टली डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट बढ़ेगा काफी ज्यादा, इंपोर्ट्स कम हो जाएगा। अब एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण जो प्रोड्यूस खुद कर रहे हैं वो खुद के सप्लाई मतलब खुद के सस्टेनेंस के लिए कम पड़ेगा, और कम पड़ रहा है तो प्राइसेस बढ़ेंगे, अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ेंगे, इससे इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई। और क्या इम्पैक्ट बोला था आपने? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, करंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट सुना है आप लोगों ने कभी वर्ड? डेफिसिट वर्ड पता है आप लोगों को क्या होता है? घाटा किसका? पैसों का, रेवेन्यू का। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो घाटा कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। और इंपोर्ट ज्यादा है तो बढ़ेगा। तो डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट बढ़ते हैं अल्टीमेटली, एक्सपोर्ट बढ़ना मतलब डेफिसिट कम होगा, सिंपल है। और कुछ इंपैक्ट है डिवैल्यूएशन का? कौन सा? हाँ इंडियन रुपी वीक होता है अल्टीमेटली, ऑब्वियस सी बात है। Purchasing power of citizen can be decreased. अगर रुपी की वैल्यू कम हो रही है तो परचेसिंग पावर डिक्रीज होगी ओवरसीज में, ठीक है। और इतने ही है, जोर से बोलो थोड़ा। ट्रैवल कॉस्टलियर होगा, ठीक है। Productivity decline. किसकी? जो हम कैपिटल गुड्स जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो कंपैरेटिवली महंगे होंगे, हाँ तो हमें वो परचेज करने के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए जो हमारा प्रोडक्शन है वो स्लो हो सकता है उसकी वजह से। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है। और कोई किसी को मेजर? एक्सटर्नल डेट बढ़ सकता है। अभी हमने सोचा कि कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, सॉरी करंट अकाउंट डेफिसिट, डेफिसिट कम होने वाला है इनडायरेक्टली, राइट। डायरेक्टली आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप? एक्सटर्नल डेट बढ़ेगा, ये सच है या गलत है? डिवैल्यूएशन से एक्सटर्नल डेट बढ़ेगा, डॉलर का वैल्यू बढ़ेगा, उससे क्या होगा? डॉलर महंगा होगा अल्टीमेटली, तो डेट बढ़ेगा।
ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कैसे इम्पैक्ट करेगा डिवैल्यूएशन? आपका नाम क्या है? स्नेहल। अच्छा, आप ही हो जिसने मैसेज डाला था ग्रुप में पीडीएफ के लिए। ठीक है, बताइए स्नेहल। हाँ? इन्वेस्ट इन इंडिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। तो जॉब बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है। और कुछ है आपके लिंकेजेस? और कुछ? और कुछ होमवर्क था? इतना ही था? किस, हाँ, किसी ने बोला बहुत ज्यादा होमवर्क था? किसने बोला था? इतना था? चलो। कल लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन देखा था। क्या था लिबरलाइजेशन? रिस्ट्रिक्शंस को हटाना। कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन देखे थे? टैक्स, टैक्स रिफॉर्म्स देखे थे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें सिंप्लीफिकेशन देखा था। बैंक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर में क्या देखा था? आरबीआई रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। उसके बाद में इम्पैक्ट क्या उसका? फैसिलिटेटर बनने के बाद में प्राइवेट बैंक्स बने, फॉरेन बैंक्स आए इंडिया में। फिर फॉरेन बैंक आ रहे तो FII आता इंडिया में। और कौन सी रिफॉर्म थे? इंडस्ट्रियल लाइसेंस राज वगैरह हटा दिया गया। और कौन से? उसी में एक प्रीलिम्स के लिए फैक्ट देखा था हमने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में, 5 इंडस्ट्रीज जैसे 5 या 6 जिसमें लाइसेंसिंग लगते भी, बाकी सब लाइसेंसिंग के लिए हट चुके थे। कौन कौन सी थी? अल्कोहल, सिगरेट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, एरोस्पेस, डिफेंस भी उसमें, ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स। और एटॉमिक, एटॉमिक लाइसेंस के लिए नहीं, वो रिजर्व है पब्लिक सेक्टर के लिए। पब्लिक सेक्टर के लिए 3 सेक्टर रिजर्व है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, कौन सा? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट राइट, ट्रांसपोर्ट राइट। रेलवे ऑपरेशंस में अलाउड है, प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस में अलाउड है राइट, वही बोलना चाह रहा था। चलो, उसके बाद में और कोई रिफॉर्म बचा था लिबरलाइजेशन के लिए? डिसइन्वेस्टमेंट देखा था। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? 2 चीजें थी, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट राइट। क्या डिफरेंस था? प्राइवेटाइजेशन मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करा, नाम चेंज हो जाएगा कंपनी का अल्टीमेटली। और डिसइन्वेस्टमेंट में नाम चेंज नहीं होगा, ओनर भी वही रहेगा, बस शेयर बेचते हैं। शेयर बेचने का मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना। एग्जैक्टली, ठीक है। और क्या था प्राइवेटाइजेशन में? इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जो पॉलिसीज वगैरह या रिसर्च वगैरह कौन करता है? जहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट लिखा है ना, आगे एक लिखो डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसीज या डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड किसका करना है, वो कौन सोचता है? फाइन, कौन कौन सी, वही तो चाहता हूँ। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में कौन, हाँ हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट कौन, पॉलिसीज कौन लाता है डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड? 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे आपको यहाँ पे, और उसमें एक वर्ड आएगा स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों ठीक से देखना। ठीक है, एक डिपार्टमेंट है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो भी देखना, मैं नाम नहीं बताऊंगा, देखना एक बार। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट का। चलो, और कुछ? हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट कौन करता है? ठीक है, तो 2 यहाँ पे आपको नाम, बॉडीज के नाम मिलेंगे। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो गवर्नमेंट ने 2015 में बनाई थी, और एक है डिपार्टमेंट जो किसी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो दोनों के नाम पता करो ठीक से। चलो, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन बचा था अपना राइट। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चलो, ग्लोबलाइजेशन मतलब एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है, इसको कहीं पे भी छाप सकते हो। आपके सोसाइटी में भी ग्लोबलाइजेशन आता है, इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये बताओ पहले, जो एलपीजी पढ़ रहे हैं वो आगे जाके कुछ काम में आने वाला है? कहाँ पे काम में आने वाला है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड, ये आगे जाके आपके कुछ काम में आने वाला है, या एनसीईआरटी खत्म हो रही है, इसका रेलेवेंस खत्म? क्यों? पार्ट है GS2। GS2 का? अरे बेशर्मो, तुमको सिलेबस देखने को बोला ना मैंने। सिलेबस कहाँ है? कहाँ पे? खोलो सिलेबस, लेक्चर में ना सिलेबस खोल के बैठा करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक सिलेबस मुंह पे रटा नहीं होगा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाओगे तुम लोग, करंट की डेवलपमेंट्स को लिंकेज नहीं हो पाएगी तुम्हारी, कितना भी कर लो तुम। फिर वो मोदी जी की न्यूज पढ़ते बैठोगे दिन भर, जो अच्छी अच्छी लगती है, जो अपनी यूपीएससी के लिए काम की नहीं होती है। सबके पास सिलेबस की प्रिंट आउट है? सबके पास? GS3 का सिलेबस खोलो,
वहां पे हेडिंग है इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जीएस 3 में सीधा सीधा टॉपिक है ना, GS 3 दिया है सची? सिलेबस नहीं है आपके पास, सिलेबस नहीं है, दिया है। इसके पहले जो टॉपिक हमने पढ़े उसमें लैंड रिफॉर्म्स भी देखा था एक बार, सिलेबस में लैंड रिफॉर्म्स भी है, राइट? तो सीधे दो टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिए वो सिलेबस से मैच खाते हैं। अगला चैप्टर पावर्टी आने वाला है, तो GS 2 के सिलेबस में जाओ, GS 2 के उसमें पावर्टी एंड हंगर है। तो जो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो सीधा सिलेबस का लिंकेज है, तो यहाँ पे बेसिक सबसे क्लियर होंगे काफी ज्यादा, और आगे क्या एडवांस होगा। तो पढ़ रहे हो उसका रिलेवेंस समझो, बस पढ़ो मत, ठीक है? सिलेबस खोलो हमेशा अपने सामने। चलो, ग्लोबलाइजेशन। अब यही ग्लोबलाइजेशन GS 3 में भी है। GS 1 का सिलेबस खोलो, GS 1 का सिलेबस खोलो, खोलो खोलो। गौरव, कहाँ है अपना सिलेबस? वो तो उसका है, ऋषिकेश ने खोला अपना सिलेबस। ऋषिकेश, इतनी मेहनत लग रही थी सिलेबस खोलने के लिए। चलो, GS 1 में क्या दिया है सिलेबस ग्लोबलाइजेशन के ऊपर? इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, राइट? तो है तीनों रेलिवेंट है। GS पेपर 2 में भी आ रहा है अगला चैप्टर, 3 में ये आ रहा है और 1 में भी आ रहा है। चलो, क्या समझते हो ग्लोबलाइजेशन से? एक बात समझो, जो सिलेबस के प्रिंट आउट है आपके हाथ में वो फालतू नहीं है। एक साल निकल जाता है फिर पता चलता है सिलेबस पढ़ लेना चाहिए था। न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ रहा है यहाँ पे? एटलीस्ट ट्राई करते पढ़ने का। एक दो तीन, हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ पाते हो ठीक से? कैसे समझ में आता है सिलेबस में, मतलब यूपीएससी के लिए रेलिवेंट ऐसा? हेडिंग, हेडिंग कैसे समझ में आती है यूपीएससी से रिलेटेड है, ये बताओ। दिल्ली में मर्डर हुआ, बताओ यूपीएससी से रिलेवेंट है? कैसे नहीं पता, ये रिलेवेंट नहीं है, ये बताओ। त्यात एखादा आर्टिकल मेन्शन असेल कोणता? तर सपोज एखाद्या केस मध्ये आता जर ऑफेन्स आहे ना तो शेवटी भाई मला न्यूजचा जर टॉपिक सिलेबस मध्ये जर होत असेल मेन्शन कुठे तरच ते वाचण्यात आलं. हाँ, तेज सांगायचा प्रयत्न करतोय ना, वही तो बोल रहा हूँ ना। सिलेबस जब तक मुंह पर कुछ भी ना रटो चलेगी यूपीएससी एग्जाम में, सिलेबस रट के रखो। कोई भी हेडिंग दिखी या इन बिटवीन द लाइंस देख रहे हो ना आप न्यूज़पेपर को, न्यूज भी, तो आप क्लिक होते हैं वर्ड्स प्रॉपरली, सिलेबस से लिंकेज लगती है, तब जाके समझ में आता है क्यों काम का होता है। तो ये सब पढ़ना वगैरह सब बेकार है अगर सिलेबस नहीं पता है। यूपीएससी मेंस का एग्जाम देखा आप लोगों ने? कितने क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में? अगर ये पेपर है ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, कितने रहते हैं? GS 2 और 3 के सिलेबस के पॉइंटर्स समझ लेना कभी, 20 से 22 टॉपिक है, हर एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी हर साल, हर एक टॉपिक पे, और वही टॉपिक पे क्वेश्चन पूछेगी सिलेबस में मेंशन भी है। अगर रैंडमली स्टडी करोगे सिलेबस के टॉपिक कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और क्वेश्चन छूटना चालू होते फिर आप में। इसलिए बोलो सिलेबस रटो पहले, ठीक है? डेली देखो एटलीस्ट। चलो, बता ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी। ओके, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वर्ल्ड इज वन फैमिली, अच्छी बात है। और किसी को पता है ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग? और कोई? कल्चरल एक्सचेंज। ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन इंटीग्रेशन। गौरव तूने वर्ड पढ़ा था यहाँ पे, तेरा खुद का था ये यहाँ पे देखा था? हाँ, तो उसको फेंक दे। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, ये बेसिक डेफिनेशन है। एनसीईआरटी ने 2 से 3 डेफिनेशन देके रखी है। इंट्रोडक्शन कभी भी पूछा जाए ग्लोबलाइजेशन का, आप लिख सकते हो, ठीक है? सेकेंड, it is an outcome of the set of various policies that are aimed at transforming the world towards greater independence, interdependence and integration. It involves creation of networks and activities transcending economic, social and geographical bound. Transcending मतलब, ट्रांसेंडिंग मतलब इधर से उधर भागना। जम कर पाते हो ना आप लोग? जाते हो पाकिस्तान कभी घूमने के लिए? क्यों नहीं जा पाते? ग्लोबलाइजेशन नहीं अपने आप है। तो यहाँ पे वही दिया गया है ना, कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी।
फॉरेन कंट्री है, कहाँ पे गई फॉरेन कंट्री? नहीं आज नहीं। चलो, ठीक। तो कभी भी ग्लोबलाइजेशन की अगर डेफिनेशन आती है, मतलब कोई भी टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, डेफिनेशन रेडी रखना। एक तो ये क्यों? एनसीईआरटी की बेसिक डेफिनेशन से अननेसेसरी गूगल पे जाके कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन ढूंढो, कोई सेंस नहीं लिखता है। तो रटने के लिए क्या है, इंट्रो के लिए खुद एनसीईआरटी आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, कंक्लूजन प्रोवाइड करता है। अगला चैप्टर जो पॉवर्टी है, उसमें कुछ लाइन्स है बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लिखे है। तो बताऊंगा उसको साक्षी आपको नींद आ रही है तो आप नीचे मुंडी करके सो जाओ, बार बार ऊपर मुंह के मुंह मुंह फाड़ो, वो बहुत बेकार लगता है। ठीक है, चलो। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा आउटकम क्या निकला था? आउटसोर्सिंग। आप लोग बीपीओ पता है आप लोगों को? सबसे ज्यादा वर्कफोर्स इंडिया का उसी में जाता है आजकल। कुछ जॉब धंधा नहीं मिला तो क्या जाएंगे, बीपीओ में ज्वाइन हो जाते हैं। क्यों? इजी है, इजी है। बीपीओ मतलब कॉल सेंटर, सिंपल। तो किसी को ये एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, सभी लोग वहां पे जाते हैं। बस बेसिक नेसेसिटी क्या है, आपको बोलना आना चाहिए और ज्यादातर इंग्लिश बोलना आना चाहिए, राइट? आउटसोर्सिंग हैज इंटेंसिफाइड इन रिसेंट टाइम्स। कब रिसेंट टाइम्स मतलब क्या, आज या कल? रिफॉर्म्स के बाद की बात कर रहा है, उसके पहले था बीपीओ इंडिया में? क्यों नहीं था? सेटअप ही नहीं था, राइट? जब तक वर्ल्ड कनेक्ट नहीं होगा। और इंडिया में बीपीओ सर्विस इतना बढ़ावा क्यों मिला? कहाँ पे? इंडिया में सस्ता लेबर है। फॉरेन कंट्रीज में बीपीओ बहुत कॉल सेंटर्स या बीपीओ सर्विस जो है बहुत ज्यादा महंगी है एक्चुअली, बहुत ज्यादा। लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे, तो चीप, छोटा छोटा पैसा देके भी उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है। और बीपीओ में सैलरी कितनी होती है? 15 भी बहुत ज्यादा बोल दी। 15 से 20 नहीं मिलता इतना। 10-15, कोई 8,000 भी देता है, कोई 9,000 भी देता है। सस्ता लेबर है, आराम से करो। ऊपर से 12-12 घंटे जॉब करने को बोलते हैं। सही बात है। तो इंडिया सबसे ज्यादा बड़ा हब बना है आज के प्रेजेंट कंडीशन में, बीपीओ का हब इंडिया ही है। किसको किसको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिया? यूके। और सर्विसेज मतलब आउटसोर्सिंग में से बीपीओ आता है क्या? क्या होता है? और कॉल सेंटर, रिकॉर्ड कीपिंग मतलब, रिकॉर्ड कीपिंग मतलब, अभी फिर से दो वर्ड है, डाइसेक्ट करो, फिर मुझे मतलब बताओ। रिकॉर्ड क्या होता है? सबका डेटाबेस। कीपिंग मतलब क्या होता है? डेटा सेव करना। तो डेटा सेविंग के लिए कौन सी जॉब्स होती है? आईटी सेक्टर्स, ठीक है। क्लाउड्स, ठीक है। अकाउंटेंसी, कोई है कॉमर्स बैकग्राउंड से यहाँ पे? आपको अकाउंटेंसी आती है? वेरी गुड। ये होती है ऑनेस्टी। तू अच्छा सिविल सर्वेंट बनेगा? नहीं बन पाएगा, आजकल ऑनेस्टी काम में नहीं आती। चलो, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, ये आउटसोर्सिंग है? म्यूजिक रिकॉर्डिंग है? कैसे? आजकल आतिफ असलम इंडिया में नहीं आ पा रहे क्योंकि बैन लगा पड़ा है, लेकिन सॉन्ग तो रिकॉर्ड हो रहे हैं उनके, राइट? कहाँ से हो रहे हैं? पाकिस्तान से। सॉन्ग यहाँ पे आ रहे हैं, आउटसोर्सिंग हो रही है। फिल्म एडिटिंग, कैसे? एग्जाम्पल? बिल्कुल। बुक ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइसेस, सारी चीजें, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब आउटकम क्या निकला ग्लोबलाइजेशन का इंडिया की तरफ। एक समरी कह सकते हैं, कंक्लूजन कह सकते हैं। मोस्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, एमएनसीज कहते हैं, एंड इवन स्मॉल कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज टू इंडिया वेयर दे कैन बी अवेल्ड एट अ विथ रीजनेबल डिग्री ऑफ, ये वर्ड देखो क्या है, हर किसी को नहीं, मिनिमम आपको स्पीकिंग स्किल्स आनी चाहिए। 10th पास को भी बीपीओ का जॉब मिलता है, लेकिन कंडीशन क्या है, बोलना आना चाहिए। और अगर बीपीओ में भी अच्छी सैलरी चाहिए तो इंग्लिश बोलना आना चाहिए, राइट? तो गौरव तुझे जॉब मिलेगा। गौरव अगला चैप्टर पूरा तेरे ऊपर है, पॉवर्टी, उसमें पूरा दिहाड़ी है, ठीक है। चलो, ऑफ स्किल्स एंड एक्यूरेसी, द लो वेज रेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन इंडिया हैव मेड इट डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो ग्लोबलाइजेशन का एक अच्छा आउटकम क्या निकला, इंडिया हब बना आउटसोर्सिंग का। और सर्विस सेक्टर का बूम देखा आप लोगों ने, ये मेजरली इसी वजह से बहुत ज्यादा सर्विस देता है इंडिया, राइट? कितना कंट्रीब्यूशन है सर्विस का जीडीपी में? 54, मतलब
53-54 समथिंग चलता है। एग्रीकल्चर कितना? 50% ज्यादा है। एग्रीकल्चर कितना है? 16%। इंडस्ट्री, अभी आप लोगों ने डेटा पता किया है ना, एक काम करना घर जाके ऐसा चार्ट बनाना, ये 3 सेक्टर रहेंगे, एग्री, इंडस्ट्री और यहाँ पे ईयर 2023, 2022, 21, 20 और 2019, ये 5 साल हो गए। 5 साल का डेटा लिखो बस, 2019 से लेकर 2023 तक। क्यों बोल रहा हूँ, आपको एक आइडिया आ जाएगा। यूपीएससी जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगी 2019 में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना था, ये कभी नहीं पूछेगा। यूपीएससी ट्रेंड पूछता है 5 सालों का, 10 सालों का। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी इन लास्ट 5 years हैज कंटिन्यूअसली डिक्लाइन। अभी कंटिन्यूअसली या स्टेडीली वर्ड यूज करता है यूपीएससी हमेशा। ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि इतना इतना डेटा था, नहीं। स्टेडीली डिक्लाइन, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ये वर्ड पूछता है यूपीएससी। ये कब पता चलता है अपने को? जब ये डेटा रहता है। डेटा याद नहीं करना है, आपने डेटा लिख लिया, फिर यहाँ पे लिखो अगर कंटिन्यूअसली इंक्लाइन है तो ऐसा, अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं तो ऐसा ऐसा आएगा, और लास्ट में एरो नीचे रख देगा अगर डिक्रीज है तो। आपको आइडिया आ जाएगा बेसिक। लेकिन ये वाला बनाने के लिए पहले ये फाइंड आउट करना पड़ता है। और प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, ये पूछा है यूपीएससी स्टेडीली डिक्रीज, स्टेडीली इंक्रीज, ये वर्ड्स आते हैं, इसलिए पता करना है, ठीक है। चलो, अब ग्लोबलाइजेशन के एरा में सबसे मेजर डेवलपमेंट जो वर्ल्ड में है वो कौन सी थी? एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है, ट्रांसपोर्ट वाली है। कैसे? वो शिप्स, एरोप्लेन्स वगैरह, कनेक्टिविटी ज्यादा बढ़ी। अभी हमने भी थोड़ा कैसे वो क्या कोल मंगवाया? कोल या ऑयल? सुबह की न्यूज है, कल की न्यूज है, परसों की है अभी। न्यूज है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म होता है, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ 1995 में ऑफिशियली बना था। उसका जन्म पहले हो चुका था एक्चुअली। कब हुआ था? 48 के टाइम पे, 48 में गैट बना था। क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ये बना था। अभी आप में से कई लोग काफी ज्यादा नए यूपीएससी प्रिपरेशन में पहली बार यहाँ पे आ रहे हो, ये वर्ड्स नहीं पता है कभी भी, ठीक है। तो डरना नहीं, बस सुनो, लिख के रखो इन वर्ड्स को कहीं पे। जब एडवांस पढ़ोगे और घर जाने के बाद में जिनको ये वर्ड्स नहीं पता रहते ना, ये वर्ड्स नोट डाउन करो साइड में, घर जाके इनके बारे में गूगल क्या करो। गूगल में नहीं समझ में आ रहा, यूट्यूब देखा करो, बेसिक आइडिया लिया करो। बेसिक बोल रहा हूँ, ज्यादा डीप मत घुसो, समझ में नहीं आएगा। लेकिन बेसिक पता रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। जब एडवांस स्टडीज करोगे उस टाइम पे ये चीजें नई नहीं लगनी चाहिए। अगर उस टाइम पे नई लगना चालू हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। फिर धीरे धीरे जब तक एग्जाम आएंगे तब तक समझना चालू हो जाएगा तुम लोगों, तब तक समझोगे। अभी से आइडिया आएगा, एडवांस स्टडीज में तुरंत समझ जाओगे चीजों को, तो क्लियरिटी बनती है, ठीक है। तो 1948 में गैट बनता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। उसका एक कन्वर्जन आके जाके डब्ल्यूटीओ बनता है। डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक वर्ड आता है ट्रेड, उसके आगे वर्ड कौन सा लगता है? वर्ल्ड। वर्ल्ड के बीच में ट्रेड होना। अगर ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनना नेसेसरी है कि नहीं है, जो पूरे के पूरे ट्रेड को रेगुलेट करे। रेगुलेट कर रहा है मतलब रूल्स होंगे, और रूल्स होना नेसेसरी है। अगर रूल्स नहीं होंगे पूरे वर्ल्ड में, अगर ट्रेड चल रहा है सपोज करो, और अगर रूल्स नहीं हुए तो क्या होगा? इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, चाइना, जो भी कंट्रीज है आपस में ट्रेड कर रही है, कोई रूल्स नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? मोनोपोली। कैसे? सोचो, जो सुपर पावर, सपोज यूएसए सुपर पावर है, एग्जैक्टली वो आर्बिट्री अपना दबदबा बनाएगी। वो बोलेंगी मैं तेरे से इतने में खरीदूंगा ये सारी प्रोडक्ट्स, लेकिन तुझे इसी भाव में बेचूंगा। आर्बिट्रेटनेस आएगी, मोनोपोली एस्टेब्लिश करने का ट्राई करेंगे। क्यों? रूल्स नहीं है। लेकिन रूल्स बनाएगा कौन फिर सारी चीजों के लिए? एक ऑर्गेनाइजेशन आएगा। तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट, यूएन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में ज्यादा काम करता है। स्पेसिफिक इकोनॉमिक स्फीयर में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था उस टाइम पे, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड को रेगुलेशन करना, रूल बेस्ड ऑर्डर। यहाँ पे लिखा है देखो, ये मीटा कैसे है? यहाँ पे हाईलाइटेड था ना? नहीं था? WTO is expected to establish the rule-based trading regime, right? Which nations cannot place arbitrary
on trade. In addition, its purpose is also to enlarge production and trade services to ensure optimum utilization of world, सही बात है, and to protect environment also. देखो environment मतलब नेचर, ट्रेड करो लेकिन साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है ना बेसिकली, राइट? WTO एग्रीमेंट्स कवर्स ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज, ये है प्रिलिम्स का फैक्ट आपका। WTO सिर्फ गुड्स को प्रोटेक्ट नहीं करता है। अब WTO अभी सुना आप लोगों ने, ठीक है? आज का होमवर्क पहला, WTO का इवोल्यूशन, ठीक है? हाँ, कैसे बना, क्यों बना उसमें आ जाएगा, क्यों बना बैकग्राउंड रहेगा, कैसे बना, फिर गैट से आगे जो डिफरेंट डिफरेंट रिजोल्यूशन पास हुए, डिफरेंट डिफरेंट राउंड्स ऑफ निगोशिएशन हुए, वो WTO बनने का में क्या मेजर डेवलपमेंट्स है आप जो भी पता कर सको उतना पता करो फिलहाल में, ठीक है? कौन सा उराग्वे राउंड वगैरह सारे जो आप लिख सकते हो, एक बार इवोल्यूशन पता करो, छोटा छोटा कहीं लिखो, कल इसको डिस्कस करें आपको कितना पता चला, मुझे वो देखना है, ठीक है? चलो, इंडिया मेंबर है WTO का, अभी रिसेंटली एक 96 से बना था। EPFO पता है आप लोगों को, यूपीएससी के एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की। उसके एग्जाम में यूपीएससी ने पूछा कि लेटेस्ट मेंबर कौन है ज्वाइन करने वाला WTO को। तो अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में WTO पे क्वेश्चन आता है तो क्या बनेगा, पहला एक तो उसका ऑब्जेक्टिव दे देगा पहले स्टेटमेंट में, नहीं तो ऐसा देगा कि WTO के एग्रीमेंट्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों कवर होती है। सेकंड स्टेटमेंट देगा इंडिया मेंबर नहीं है या है। थर्ड स्टेटमेंट क्या मिलेगा, कोई भी कंट्री का नाम, ये रिसेंटली एडेड कंट्री WTO की मेंबर कंट्री है, तो तीनों स्टेटमेंट पता होने चाहिए। तो WTO का इवोल्यूशन प्लस रिसेंटली एडेड 2 कंट्रीज के नाम जो रिसेंट ऐड हुई है, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज पता करो, और जो रिसेंट में ऐड हुई है वो पता करो, ठीक है? चलो, लिबरलाइजेशन देखा, प्राइवेटाइजेशन देखा, ग्लोबलाइजेशन देखा, ठीक है? अब मुझे बताओ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा है या निगेटिव इंपैक्ट ज्यादा है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर? क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि सिलेबस की रीडिंग क्या है, GS3 के इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इफेक्ट्स पूछा है, एनसीईआरटी दे रहा है इफेक्ट्स, हेडिंग भी दे रहा है एनसीईआरटी खुद, क्या है, एन असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, वही ना, पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढते हैं हम लोग, ठीक है? तो एनसीईआरटी ने ब्रॉड दिया है और काफी अच्छे से दिया है, तो आप पहले खुद से बताओ ना, उधर देख के क्या लगता है आपको इनके पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या रहे होंगे? प्राइवेट सेक्टर ज्यादा बढ़ावा मिला, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ग्लोबल ग्लोबल मार्केट को एक्सेस मिला, ट्रेड इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, ऑब्वियस सी बात है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, बताओ, और इंडिया का रेपुटेशन पक्का, ठीक है, इंडिया का रेपुटेशन बढ़ा है, हाँ, एक्सपोर्ट्स बढ़े, मतलब ट्रेड बढ़ा अल्टीमेटली, और ट्रेड बढ़ा है, बेटर ऑप्शन है, राइट? और क्या बढ़ा है बताओ, और क्या चीजें हुई? कल्चरल एक्सचेंज, इंडियन सोसाइटी, हाँ हाँ एग्जैक्टली ना, मैं पहले पॉजिटिव पूछ रहा हूँ, फिर एक एक बार में इंसाइड में देखेंगे, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज और मॉडर्नाइजेशन, क्या था मॉडर्नाइजेशन, कुछ तो देखा था इसमें हमने, हाइब्रिड ऑफ, चलो, और क्या इम्पैक्ट हो सकता है LPG रिफॉर्म्स का, सोचो सोचो, डिफेंस से ज्यादा LPG से डिफेंस में स्ट्रेंथ कैसे आई? उसके पहले वेपन्स नहीं खरीदते थे हम, क्या बनाते थे? एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंपोर्ट हुआ, राइट? और कंपटीशन बढ़ा, लाइसेंस राज खत्म हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिला काफी ज्यादा, चॉइस अवेलेबिलिटी बढ़ी, ओके, और फाइनेंशियल सेक्टर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ एक्चुअली, काफी ज्यादा, आज के प्रेजेंट कंडीशन में फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज्यादा बूम कर रहा है ना, सबसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करता है, और
लोन रिपेमेंट कैपेसिटी की बात। लोन रिपेमेंट कैपेसिटी, यस। 7 बिलियन का लोन लिया था आईएमएफ से, राइट? कब चुकाया था इंडिया ने? रिटर्न कब किया था? रिटर्न किया है इंडिया ने अभी तक वो लोन, या नहीं किया है? नहीं किया है गौरव? इंडिया ने लोन लिया था, किसी को पता? चुकाया है, अभी बाकी है चुकाना? बाकी है। इंडिया का रिजर्व कितना है फॉरेक्स? 600 बिलियन है। लोन कितना लिया था? तो लोन चुकाना चाहिए या चुकता हो चुका होगा? नहीं, नहीं पता? पता करो। नहीं चुकाया है, क्यों नहीं चुकाया है? सस्ता लोन, ठीक है, लोन लोन होता है ना। लिया था 90 में, अभी कितना हो चुका है तुम्हारा? कितने साल हो चुके हैं? 34 ईयर्स, अराउंड 34 35 ईयर्स। और क्या इम्पैक्ट हुआ बताओ? चलो अब नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। बताओ, सोचो थोड़ा सा। कल्चरल इम्पैक्ट। कल्चर किसी ने बोला था अभी पॉजिटिव में? एक मिनट, ठीक है, कल्चर में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा? Rationality है. हम्म। Like, they only follow the whatever the negative consumption है. तो वो हमारे पे था कि हम क्या ले रहे हैं उनसे. Modernization में positive aspects आ गए, like the technology, like cultural aspect में, अगर social aspect में देखें तो rights of women, like in USA and all, rights of women वगैरह यहाँ पे ज़्यादा. नेगेटिव ऑफ कल्चर किसके? डाइवोर्स रेट बढ़े। इंडिया में डाइवोर्स रेट बढ़ा है, किसको लगता है? किसका हुआ है? सब कोरोना के बट सर उसको हम नेगेटिव इम्पैक्ट में नहीं ले सकते ना. डाइवोर्स को तो अच्छी चीज है। ये कुछ ज्यादा मॉडर्नाइज है। डाइवोर्स को हमेशा वुमेन के पर्सपेक्टिव से क्यों देखा जाता है? कभी मेल के पर्सपेक्टिव से देखो, वो भी तो तंग आया हुआ है। वो नहीं देखते कोई, नहीं। चलो, अच्छी बात है डाइवोर्स रेट। और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट? जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस पक्का? ठीक है, और इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट, एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट है। इंडस्ट्रीज कैसे इम्पैक्ट हुए? सस्ते हुए थे, जो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे ना, जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो करते ठीक है, और फेवरिंग ऑफ फ्यू कैसे? प्लेयर्स थे या ज्यादा कंट्रीब्यूट कर जो कर रहे थे प्लेयर्स, उनको ही ज्यादा सपोर्ट मिला, उनको ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला, और जो माइनर प्लेयर्स थे दे वर नेग्लेक्टेड. वी कैन से फेवरिंग ऑफ फ्यू. फेवरिंग ऑफ, एग्जैक्टली। और इकोनॉमिकल गैप बढ़, ये सही है। रिच बिकम मोर रिच। गौरव तो नहीं बोलेगा ना, तेरे पापा अमीर अमीर हो जा रहे हैं, तू गरीब गरीब हो जा रहा है। नेचुरल कैलामिटीज, इसको कैसे लिंक करोगे आप एलपीजी से? एक मिनट, एक मिनट, हाँ, रुको। इसका पॉइंट है नेचुरल कैलामिटीज बढ़ी। उसने नेचुरल बोला, मुझे मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। कैसे? आपका नाम क्या है? ऋषिकेश? ओम? फिर ऋषिकेश कौन है आप? तू है, बता। ओम, नेचुरल कैलामिटीज कैसे बढ़ी एलपीजी से? किसको लगता है नेचुरल कैलामिटीज बढ़ी है? हाँ, बता करो। आई तो हमारे पास में ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे इंडिया का सॉफ्ट स्टेट हम्म। तो कोई भी अगर फैक्ट्री सेटअप कर रहा है तो जो पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन जो हो रहा है लेबर्स में छोड़ देते हैं, बट मॉडिफाई जाता है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, जो लैंड जो है कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, या उसका जो लैंड डिग्रेडेशन बहुत फास्ट फेल हो रहा है। तो फ्लड्स, अर्बन फ्लडिंग, ये सब बहुत फैक्ट्री सेटअप्स जो भी मैंने, अगर नहीं पता तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। मैनमेड कैसे साची? अब तो सही है। और नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या जाएगा? हाँ, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। और एग्रीकल्चर में नेगेटिव इम्पैक्ट। अच्छा, चलो एग्रीकल्चर के नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एलपीजी, इस पर डिस्कस करते हैं। बताओ क्या हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा, पक्का?
कैसे? लिमिटेड बड़ा, Sir, these guys are employment. डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा, ऑब्वियस बात है। और क्या होता है डिसगाइज्ड? वॉलंटरी आप आदमी कर रहे हाँ मतलब एक खेत है 1 एकड़ का और काम कर रहे हैं 100 लोग, जरूरत है नहीं 5 लोगों में भी हो जाता है, लेकिन क्यों काम कर रहे हैं फिर 100 लोग? खुद को दिलासा देने के लिए कुछ तो कर रहे हैं जीवन में, यूपीएससी के करके बर्बाद तो नहीं हो रहा है एटलीस्ट। और few crops को favoring फ्यू क्रॉप्स को फेवरिंग मिला एक्सपोर्ट्स के लिए, राइट? ठीक है। और इस एलपीजी से कैसे कनेक्टेड है वाटर लेवल डिप्लीशन, लैंड डिग्रेडेशन? इंडिया में क्या होगा रे राइस शुगर के एक्सेट्रा ठीक है, इसकी वजह से ये ग्राउंड price होगा, वाटर ये बात। डिप्लीशन होगा। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर या प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, सही है? ठीक है। और क्या ज्यादा नहीं ग्रो कर रहे हैं? लेग्यूमिनस क्रॉप्स में क्या आता है सची? पल्सेस। इंडिया पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और कितना करना है फिर, वर्ल्ड में लार्जेस्ट है तो ठीक है। और एग्रीकल्चर पे और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? इतने ही है। चलो इंडस्ट्रीज पे बताओ, इंडस्ट्री पे एज अ एलपीजी का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? इंडस्ट्री वो एनवायरमेंटल हो जाएगा लेकिन लिंकेज इंडस्ट्री से, ठीक है। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखा गया था, राइट? तो एक ग्लोबल वार्मिंग, ठीक। नेक्स्ट, छोटी कंपनी स्मॉल को खरीद लेती है। छोटी स्मॉल को कैसे खरीदेगी? बड़ी। हाँ ठीक है, उसको क्या कहेंगे? एक्विजिशन बढ़े काफी ज्यादा। बाईजूस पता है आप लोगों को, बहुत ज्यादा एक्विजिशन कर रहा था, व्हाइट हेड जूनियर, ग्रेड अप, सभी को खरीदा, आकाश वगैरह वगैरह। राज के आकाश उसके पेरेंट कंपनी, तो जितने को भी खरीदा। आज कंडीशन क्या है? खुद बैंकक्रप्ट होके बैठा। बाईजूस का वैल्यूएशन कितना था एक टाइम पे? $22 बिलियन, $22 बिलियन। इंडिया का लार्जेस्ट स्टार्टअप था, यूनिकॉर्न। आज की कंडीशन में कितना है वैल्यूएशन उसका? जो लास्ट रिसेंट में आया था रिपोर्ट, उसमें 3 बिलियन पे आ चुका था। उसके बाद में पिछले 2 सालों से उन्होंने रिपोर्ट नहीं रिलीज की है टर्नओवर की। तो अब बायजूस यूनिकॉर्न भी नहीं बचा है, ऑफिशियल डेटा आ रहा है बाहर। ठीक है, एक्विजिशन बहुत ज्यादा होने लगी, एक इम्पैक्ट निकला इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स काफी ज्यादा बढ़ा। गुड। पर टैरिफ बैरियर्स बहुत ज्यादा बढ़े। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है? टैरिफ और नॉन टैरिफ। ठीक है, नॉन टैरिफ इसके अंदर आपके रूल्स रेगुलेशंस कोटास ये सब एग्जांपल ब्लैक कहाँ पे? यूएस करता है एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली यूएस ने कुछ किया था इंडिया के साथ में, कुछ इंपोर्ट से बैन लगाया या रेस्ट्रिक्शन लगाए, किसके? स्पाइसेस से बैन हुए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, काफी ज्यादा बढ़ा। बढ़ना कौन सा चाहिए था? फॉर्मल। कितना इंडिया का फॉर्मल? अराउंड 10% बस, 90% इनफॉर्मल जाता है ओवरऑल देखा जाए तो। क्यों हुआ ऐसा? चीप लेबर और क्वालिफाइड स्किल्ड लेबर नहीं इंडिया के पास में, राइट? पर स्किल्ड लेबर क्यों नहीं इंडिया के पास में? एजुकेशन सिस्टम तो है, सिस्टम है, सिस्टम इतनी एफिशिएंट नहीं है, राइट? और टर्शरी काफी ज्यादा बड़ा, राइट? हाँ डोमेस्टिक, एग्जैक्टली। बाहर की इंडस्ट्री सेटअप होना चालू हुई, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को compete करने के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा आ चुका, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री सप्रेस होना चालू हुई धीरे धीरे। आज के प्रेजेंट कंडीशन में डोमेस्टिक, हम मैकडी का नाम सुनते हैं, डोमिनोज का नाम सुनते हैं, इंडियन कंपनी बताओ मुझे पिज्जा और इसके लिए। डोमिनोज पिज्जा के लिए फेमस है, इंडियन कंपनी बताओ पिज्जा के लिए फेमस, या बर्गर के लिए इंडियन कंपनी बताओ कौन से? ओवन स्टोरी। कितनों ने सुना ओवन स्टोरी के बारे में? बर्गर किंग, पिज्जा हट। पिज्जा हट इंडियन है? पिज्जा हट इंडियन है? यूएस का है।
बाहर की है। इंडियन इंडियन इंडियंस कंपनी को सेटबैक लगा मेजरली। सर्विस सेक्टर में कुछ इम्पैक्ट है, अच्छा इम्पैक्ट है मोस्टली, राइट। अगर सर्विस सेक्टर में नेगेटिव इम्पैक्ट पूछे तो क्या आएगा? लो एम्प्लॉयमेंट, एग्जैक्टली, कम इनकम पे ज्यादा, राइट। चलो, ओवरऑल इकोनॉमी का पहले इन्होंने पॉजिटिव दिया है, फिर क्रिटिकली नेगेटिव एस्पेक्ट बताया इन लोगों ने, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय द जीडीपी। सिंपल है, जीडीपी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी माना जाता है। यहाँ पे डेटा है 2002 से लेकर 7 तक का। आज के प्रेजेंट कंडीशन में क्या है? एग्रीकल्चर 16 to 17% के बीच में लाई करता है, राइट। इंडस्ट्री 27-28 समथिंग लाई करता है। सर्विस 53-54। जीडीपी बढ़ा है। अभी ये है तुम्हारा 1980 रिफॉर्म्स के पहले का। कितना है ओवरऑल? आज का कितना है? बड़ा है, ग्रोथ रेट बड़ा है अल्टीमेटली, राइट, एग्जैक्टली। और ये भी बड़ा है अल्टीमेटली, तो ग्रोथ तो हुई है, मतलब मॉनेटरी टर्म्स में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद में। द इंक्रीज इन ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ इन द रिफॉर्म पीरियड, ठीक है, ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर डिक्लाइंड। सही बात है। सबसे ज्यादा ग्रोथ, मतलब सबसे ज्यादा इनकम सबसे रिफॉर्म पीरियड के पहले इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर से आती थी, और धीरे धीरे इंडस्ट्री से आना चालू हुई थी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर आया था, बाकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आई थी, तो उनसे इनकम जनरेट होती थी। जैसे ही रिफॉर्म हुए, एग्रीकल्चर सप्रेस हुआ, मेजरली जो एग्रीकल्चर लेबर्स थे वो अर्बन एरियाज में शिफ्ट होना चालू है, तो एग्रीकल्चर पीछे छूटता गया। और इंडस्ट्रीज सप्रेस क्यों हुई? क्योंकि बाहर से इंडस्ट्री सेटअप होना चालू है, तो दोनों सप्रेस हुए और एकदम से सर्विस सेक्टर में बूम आया। यही लिखा है। और वेयर एज ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर हैज गॉन अप indicates that growth is mainly driven by the growth of सर्विस सेक्टर। ऐसा ही है जितना डिस्कशन हुआ अभी उसमें। चलो, इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है? जीडीपी ग्रोथ रेट फिलहाल में 7.5 से 8 के बीच में लाई करता है, राइट। ये सच है या फेक है? लेकिन सच है। चलो, द ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी हैज लेड टू रैपिड इंक्रीज इन एफडीआई। एफडीआई अच्छा होता है, एफपीआई अच्छा होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दो चीजें। एफ आई सुना था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, उसी का नया नाम है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग टर्म होता है या शॉर्ट टर्म होता है? अच्छा कौन सा इंडियन इकोनॉमी के लिए? एफपीआई गौर के हिसाब से अच्छा है, और कोई कॉमन सेंस लगाओ, अब बताओ। हाँ, एफपीआई एंट्री और एग्जिट का जो रूल होता है एफपीआई में आप एंटर तो इजीली कर सकते हो बट एग्जिट इजीली नहीं कर सकते। किसका? एफडीआई में? और एफडीआई में आप लोगों ने टोबिन टैक्स के बारे में सुना है कभी? एक टैक्स लगता है टोबिन टैक्स करके, उसका नाम है। एक इकोनॉमिस्ट है टोबिन करके, उन्होंने एक टैक्स सजेस्ट किया था, टोबिन टैक्स। वो इसी एफपीआई के ऊपर लगता है। क्यों पता है? सपोज करो इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिपल होने वाली है, ये जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को पता चलती है, जो सपोज यूएसए में 100 लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, और इंडियन इकोनॉमी में टोटल 150 लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखी है, उसमें से 100 यूएस के हैं, ठीक है। उनको पता चला इंडियन इकोनॉमी की मार्केट क्रैश होने वाला है, तो क्या करेंगे? तुरंत पैसा लेके निकलेंगे। जस्ट इमेजिन करो, तुरंत पैसा अगर पूरा का पूरा निकाला, जितना भी डॉलर इंडिया में आया था सारा का सारा वन गो में चला जाएगा, इंडियन इकोनॉमी वोलेटाइल हो जाएगी, गिरेगी नीचे। और उसी जगह पे एफडीआई लेते हैं। सपोज करो कोई भी कंपनी होता, मैकडी और डोमिनोज, वो आए पूरे इंडिया भर में अपने अपने प्लांट्स लगाए, रातों रात वो प्लांट्स खाली हो सकते कभी? एक बार इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो बन गया, अल्टीमेटली उनको बेचना पड़ेगा। तोड़ के तो जाएंगे नहीं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बेचेंगे। बेचा मतलब फिर भी जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, इनकम बढ़ रही है, राइट। तो बताओ, ऊपर से जब डोमिनोज आया, मैकडी आया, या आईफोन का प्लांट आया अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, कोई लैम्बोर्गिनी का प्लांट लगा, कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही बाहर से, अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है, तो अब बताओ अच्छा कौन सा है? अब बता गौर, तू अच्छा कौन सा है? क्यों? इंस्टीट्यूशनल सेक्टर मार्केट एफडीआई की तरफ और मेरी पर इंसा एंट्री और एग्जिट का जो रोल रहता है ना वो बहुत जैसे फोर्ड
रातों रात उसने अपना सब बंद कर दिया। वही तो एफडीए अच्छा है कि एफपीएल अच्छा है? पेपर में मत लिखना। क्या ओवरऑल इम्पैक्ट पूछ रहा हूँ सीधा, एफडीआई और एफपीआई का पेपर में। हाँ एग्जिट किधर होता है? एफपीआई में। एग्जिट इजी एफपीआई में बताया करो, ना कि एफडीआई में। एफडीआई में बहुत ज्यादा प्रोसीजर होती है। अगर आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए, उसको शट डाउन करना है, वो इजी होगा, या एक अमेरिकन इन्वेस्टर ने $1000 इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उसको लेके जाना इजी होगा? $1000 को लेके जाना इजी होगा? तो प्रोसीजर किसके लिए सिंप्लीफाई है? एफपीआई के लिए। और हार्ड किसके लिए? पूरा का पूरा प्लांट लेके जाने के लिए। अब बता, किससे तू बोल रहा है कि उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड प्रोसीजर है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर एफपीआई के लिए हम हार्ड कंडीशंस रखते, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आना बंद हो जाएगी सब, और एफडीआई से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। प्लांट लगे, मैकडी में जाओगे, कोई फॉरेनर्स दिखते हैं आपको सर्व करने वाले? सभी इंडियन से। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा? कौन एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? बाहर की कंपनी दे रही है? अब बता करो, फिर भी तुझे एफपीआई पे भरोसा है? पेपर में मत लिखना बस ऐसा, ठीक है? चलो, अब देखो इनसाइड बोलती है एट प्रेजेंट इंडिया इज 6th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी फिलहाल में कितना है इंडिया में? 4th पे, ठीक है? ये बस अपडेटेड है। चलो, रिफॉर्म प्रोग्रेस हैज बीन वाइडली क्रिटिसाइज्ड। अभी तक पॉजिटिव है सारा, अभी नेगेटिव चालू हो गया यहाँ पे। Criticized for not being able to address some of the basic problems facing our economy, especially in the areas of employment, agriculture, industry, infrastructure development and fiscal management। ठीक है, एक एक करके उन्होंने दिया अच्छे से। ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है बढ़ता है। इनसाइड लाइन देखो, though the GDP growth rate has increased in the reform period, scholars point out that reform-led growth has not generated, ये वर्ड ये काम कर, ऐसा डायरेक्टली आर्बिट्री हम नहीं बोल सकते कि ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ा नहीं है। बढ़ा तो है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है अच्छा खासा, उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था। जॉबलेस ग्रोथ एक इसने वर्ड यूज किया था, तो साइड में एक वर्ड लिख लो। 2015 मेंस में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ का कंसेप्ट आया है, और डिस्कस करने के लिए कुछ क्रिटिकल एनालिसिस पूछा था। जॉबलेस ग्रोथ यूपीएससी मेंस में पूछ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? चलो, तो सबसे नेगेटिव, पहला नेगेटिव इंपैक्ट कौन सा आया? ग्रोथ हुई लेकिन सफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। सेकंड, एग्रीकल्चर not able to, has been not able to benefit the agriculture, whereas growth rate डिक्रीज हुआ है, दे एक्सेलरेटिंग। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी, धीरे धीरे कम होना चाहिए, अभी फिलहाल में सिर्फ 16% है, जो एक टाइम पे 50% से ज्यादा था, क्योंकि सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी वही पे थी, ठीक है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूस्ड। पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट क्या होता है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा डिक्रीज हुई, इनसाइड ऐसा कहती है, और एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सब्सिडीज गवर्नमेंट की, ठीक है? और एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है इन्वेस्टमेंट। पब्लिक मतलब क्या होगी? अल्टीमेट गवर्नमेंट। रिफॉर्म पीरियड के बाद में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के बारे में ज्यादा सोचेगा या सर्विस और इंडस्ट्री के बारे में? तो अल्टीमेटली अगर उधर फोकस है, इधर की इन्वेस्टमेंट कम होगी, इधर की इन्वेस्टमेंट कम हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा अच्छा खासा, टेक्नोलॉजी जो आनी चाहिए थी उतनी लेवल की आएंगी नहीं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एग्रीकल्चर की। उसी वजह से 16% पे आ चुके हैं ना आज। अगर यूएसए में अगर 4-5 हेक्टेयर का लैंड है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? हाईली, बहुत हाई क्लास टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो प्लेन डाल के सीड्स डालते हैं, प्लेन उड़ा के। इंडियन फार्मर प्लेन देख के तो खुश हो जाता है, वहां का फार्मर प्लेन में उठ के सीड डालता है। सिंपली इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? The removal of fertilizer subsidy has led to increasing cost of production. फर्टिलाइजर सब्सिडीज पता है आपने? सब्सिडीज बोली, राइट? अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस में फोकस करना है, तो बजट शिफ्ट होगा दूसरी साइड में।
बजट शिफ्ट मतलब जब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था एग्रीकल्चर को, कैसे करेगा, सब्सिडीज देकर, सब्सिडीज रिड्यूस होना चालू होगी। अब सब्सिडी जब देते किसी चीज को, उस प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा, अगर प्राइस कम हो मतलब क्या हुआ, मार्केट में कम रेट पे मिलेगा, अफोर्डेबल बढ़ेगा। लेकिन अगर सब्सिडीज घटना चालू हो जाती है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, फार्मर सस्टेन कर पाएंगे, फिर से नहीं कर पाएंगे, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलता है, फार्मर सुसाइड। इंडिया का ऐसा स्टेट बताओ सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड होती है वहां पे, विदर्भ स्टेट नहीं, आदित्य तुझे बनाने की इच्छा है। अब देखो, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी, यही हुआ था ना, बहुत ज्यादा फोकस कहाँ पे किया गया, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। कैश क्रॉप बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया करना चालू है, खुद का सस्टेनेंस, कैश क्रॉप को छोड़ो जो मेजर थे उसका बहुत पल्सेस किसी ने बोला था, कम प्रोड्यूस करना चालू है, भले लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, उतने पल्सेस नहीं प्रोड्यूस होते जितना सस्टेन भी कर पाए, राइट। इंडस्ट्री में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डेड स्लो डाउन, इंडस्ट्री स्लो डाउन हुई है, ग्रोथ, एक इंडस्ट्रीज की ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है, ये सही है। कैसे, देखो ना, सर्विस का कोई रोल ही नहीं था, रिफॉर्म के पीरियड तक, जीरो या थोड़ा बहुत होगा, तो एकदम से 50% क्रॉस कर गया सर्विस सेक्टर, जो एकदम से नया आया। इंडस्ट्रीज जो अच्छा खासा बढ़ रहा था, एकदम से स्टैग्नेंट पे आ गया, एक लेवल तक बढ़ नहीं पाया, 30 के ऊपर जा नहीं रहा था, मतलब स्लो डाउन हुआ अल्टीमेटली, क्यों हुआ, सर्विस सेक्टर की वजह से अल्टीमेटली, प्रॉफिट ज्यादा थे, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यू टू चीपर इंपोर्ट्स, चीपर कैसे, इंडिया में धीरे धीरे फैक्ट्रीज लग रही थी, लेकिन उसी टाइम पे अदर कंट्रीज जो डेवलप कंट्रीज थी, उनमें फैक्ट्रीज अच्छी खासी लग चुकी थी, रिवोल्यूशन आ चुके थे, तो उनके प्रोडक्ट्स कंपेरेटिवली चीपर रहेंगे। अगर इंडियन आपको भी एक प्रोडक्ट दिया जाए जो महंगा है और एक सस्ता है, आप सोचोगे भी नहीं चाइना का प्रोडक्ट है या किसका है, आप खरीदोगे ना, सिंपल है, देशभक्ति बाद में आती है, खुद का जेब पहले देखते हैं हम लोग ना, सही बात है, तो अल्टीमेटली चीपर इंपोर्ट होने वाला है, ठीक है। Inadequate investment in infrastructure, globalized world, developing countries are compelled to open up their economies to a greater flow of goods and capital from, सही बात है, डेवलप कंट्रीज से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, कुछ भी लो, गुड्स मतलब चीपर गुड्स की बात कर रहे हैं, एंड रेंडरिंग देयर इंडस्ट्रीज वल्नरेबल टू इंपोर्टेड या चीपर इंपोर्टेड गुड्स, डंपिंग कहते हैं ना उसको, चीपर, ये वर्ड क्यों, cheaper imports have thus replaced the demand of domestic goods, वही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम, जैसे कि आज फिर से पूछ रहा, गौरव को शर्के किसी के पापा है इंडस्ट्री फील्ड में, फैक्ट्री वगैरह, किसी के भी नहीं है, आपके हैं, क्या करता है आपका पापा, CNC सीएनसी, ये क्या होता है, मशीनरी, किस चीज की, ओके, अगर आपका जो भी बना रहे हो पार्ट्स वगैरह, वो कितना प्राइस होता है एक का, सीजन वाइज वेरी करता है, अगर इंपोर्टेड उसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, तो एक टाइम के अंदर कंडीशन क्या आएंगी, आपकी पावर फैक्ट्री बंद होगी, बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स अगर इंपोर्ट उसी प्रोडक्ट का होने लग जाए तो, क्यों बंद होगी, आपके बाजू में जो बैठा है, ये इसका नाम आनंद है, अगर इसको नीड भी है, ये आपके पास आएगा, भले आपका दोस्त तो फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा लगेगा ना आपके प्रोडक्ट्स का, किसके, हाँ, अरे एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है, चलो। Globalization is thus often seen as creating conditions for free movement of goods and services from foreign countries that adversely affect the local industries and employment opportunities in developing, मतलब अल्टीमेट इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप कंट्री पे पड़ा है, डेवलप के तो मजे मजे, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया स्टिल डज नॉट हैव द एक्सेस टू डेवलप कंट्रीज मार्केट बिकॉज ऑफ, यूएसए का एग्जांपल इसमें क्लास, ठीक है। चलो, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या नेगेटिव इंपैक्ट रहा होगा, स्टेटमेंट कैसे दे रहा है? कौन सा वाला, for example, although all quota restrictions on exports of textile and clothing have been removed from our side मतलब इंडिया,
यूएसए हैज नॉट रिमूव देयर कोटा रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, एग्जाम्पल। क्यों नहीं कर रहे वो लोग? वहाँ पे जाए कभी कभी इंपोर्ट, मतलब कभी कभी यूएसए रेस्ट्रिक्शन लगाना चालू कर देता है। यूएसए लगा सकता है, क्यों? सुपर पावर है, कुछ भी कर सकते हो लोग। इंडिया कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता। जरूरत है इंडिया की नेट की, राइट? वहां पे उतना प्रोडक्शन होता है हर चीज का, नहीं भी बाहर निकालेंगे चल जाएगा उनका। इंडिया में जो भी प्रोड्यूसर है उसको बाहर निकालना नेसेसरी बन चुकी है। नहीं निकालेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट शूट कर जाएगा बहुत ज्यादा। करंट अकाउंट डेफिसिट शूट किया, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे क्रिपल होना चालू हो जाएगी पूरी की पूरी। अपनी नीड है, उनकी नीड खत्म हो चुकी है, वो ग्रोथ कर रहा है सिर्फ। अब इंडियन ग्रोथ के लिए सभी चीजें मैन्युफैक्चर एक साथ होनी नेसेसरी, राइट? चलो डिस इन्वेस्टमेंट में कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट? डिस इन्वेस्टमेंट क्या देखा हमने? बेचो और पैसा कमाओ, राइट? सिंपल, उसकी वैल्यूएशन एग्जैक्टली। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, एनसीईआरटी कहता है कि जो पीएसयूज डिसइन्वेस्टमेंट हुए उनकी वैल्यू बहुत कम बताई गई थी उस टाइम पे। तो गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली कम पैसा आया। ऊपर से गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना चाहिए था। गवर्नमेंट ने कहाँ पे डाला? जेब में। The proceeds from disinvestment were used to offset the shortage of government revenues. मतलब जो कर्जा लिया उसको चुकाने में लगाया, ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया। तो अल्टीमेटली वेस्ट ही जा रहा है, देखा जाए तो। वेस्ट नहीं जा रहा, लेकिन वेस्ट जा रहा है, सब्सिडीज में डाल रहा है। इंफ्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर रहा था गवर्नमेंट, रेवेन्यू ज्यादा है, रेवेन्यू का आउटकम नहीं मिलता है, कैपिटल का आउटकम मिलता है, राइट? फिजिकल पॉलिसी पे कैसे नेगेटिव इंपैक्ट आया? सोचा था कि टैक्स रेट कम कर देंगे, इनकम ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इंडिया के लोगों को आदत से हो चुकी थी हाई टैक्सेशन में इवेजन करने की। अब इंडिया के लोगों को अगर आदत हो गई, वो छुड़ाना बहुत मुश्किल है, राइट? तो कम टैक्सेस में भी वो इवेजन करना चालू किए। तो सोचा अच्छा था कि टैक्स रेट कम करेंगे, इनकम बढ़ेगी, लेकिन पीपल ऑफ इंडिया कमिटेड टू जो उनको दिया गया। हम्म। हाँ, वो अपने पास रखना अपना वर्ड, ठीक है? चलो अब बताओ, यहाँ पे एक वर्ड है, इसका मतलब पता है किसी को? सिरिकिल्ला या सिरिसिला स्ट्रेटेजी। ये बॉक्स पढ़ना एक बार घर पे जाके, ठीक है? सिरिसिला स्ट्रेटेजी क्या होती है? एलपीजी रिफॉर्म्स के इफेक्ट्स। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? एलपीजी रिफॉर्म्स क्लियर है? घर जाके पूरे एनसीईआरटी पढ़ोगे, ये चैप्टर पूरा पढ़ोगे पक्का? 3 यूनिट खत्म हुई है, ये चौथा लेक्चर चल रहा है, कुछ ज्यादा ही पेस चल रहा है साची? नहीं चल रहा है पक्का? चलो आज चौथा लेक्चर चालू करें। ये कौन सी बुक है? पीएम बख्शी? किस किसने पीएम बख्शी खरीदी है? गुड। किस किसने बैरक खरीदा है? मैं पूछ रहा हूँ साची, मैं डाउट नहीं ले रहा हूँ किसी के ऊपर। मैं तो चाहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन खरीद के लाओ, ओरिजिनल वाला। वो तो खरीदोगे नहीं तुम लोग, वही पढ़ने रहता है। हाँ, वही। किसी ने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन? किस किसने? फोटो नहीं बोल रहा हूँ, हाथ में लिया है किसी ने हार्ड कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन की? कैसा लगा था? मस्त। कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है इंडिया के लिए? क्यों? रूल्स रेगुलेशन, टिरेनी ऑफ मेजोरिटी, ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करते। हाँ, ओके। पर्सनल लिबर्टी, फंडामेंटल राइट्स और यूनिटी। और अच्छा, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, इंट्रोडक्शन क्या दोगे? हम्म। कितने लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं यहाँ पे? सच सच बताना। सभी? किस कोई है? कितने लोग यहाँ पे ओ यूट्यूब की रील्स देखते हैं? रील्स वहां पे भी मिलती है, शॉर्ट्स, शॉर्ट सॉरी, ठीक है, वही जो भी हो। इंस्टाग्राम पे रील्स, यूट्यूब पे शॉर्ट देखते हो, उसके कभी कभी अच्छे आउटकम भी निकलते हैं। कभी कभी बोला मैं, जैसे
एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, धनंजय चंद्रचूड़, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और रील्स में काफी ज्यादा फेमस हुआ। कौन सा? हाँ बस यही, मैं इसमें यही होता है वो। एग्जैक्टली, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मैटर क्यों करता है, तो वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो वर्क्स फॉर दोज हु डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। सही बात है, सही बात है ना, करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा? कौन नहीं बिलीव करता कॉन्स्टिट्यूशन, आपको क्या लगता है? खालिस्तानी हो जेल में। वो कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव नहीं करता है, फिर भी अभी तक जिंदा है। क्यों जिंदा है? कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जैक्टली, मोदी जी अभी भी PM बने पड़े हैं, क्यों? राहुल गांधी अभी भी पप्पू है, क्यों? वहां से सोना निकलेगा। नहीं बोल रहे। उसने नहीं बोला था, वो IT सेल का काम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, तो क्वेश्चन आता है व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। वन लाइन लिख के आ जाएगा वहां पे बस, इसको इलेबरेट करेंगे। चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना मैटर अच्छा है या इंपॉर्टेंट है अपने लिए? चलो, तो पॉलिटी पढ़ रहे हो आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, राइट? अच्छी लग रही है NCERT? सबसे अच्छी NCERT वो, तो ईमानदारी से पढ़ो। कितना चैप्टर होगा इसके? खत्म हो गई? ये खत्म हो गया, 7वां चालू ही। वो पार्लियामेंट वाला हो गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव हो गया, तो लेजिस्लेचर में जुडिशरी पे हो गया। जुडिशरी में वो रिट्स आई थी वहां पे, उसमें प्रोहिबिशन थी। लेजिस्लेचर के चैप्टर में मनी बिल का 109 दिखा था ऊपर, इस बार के पेपर में दिखे थे। प्रोरोगेशन जैसा कुछ आया था वर्ड, थे वो सारे कहाँ पे थे? इस बार के पेपर में थे। तो NCERT पढ़ना इंपॉर्टेंट होती है। चलो, अच्छी बात। चलो नेक्स्ट चैप्टर क्या है? पावर्टी का दूसरा नाम, पावर्टी का दूसरा नाम गौरव। चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, क्या लिखा है यहाँ पे? सम ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज फेसिंग इंडिया टुडे आर पावर्टी। सच में पावर्टी है, चैलेंज है पावर्टी? किसको किसको लगता है पावर्टी चैलेंज है? 1 2 3। ब्लेसिंग इन डिसगाइज पावर्टी, ये सही है? ब्लेसिंग इन डिसगाइज है पावर्टी इंडिया के लिए, ये गौरव बोल रहा है। कैसे गौरव? मतलब तू क्या चाहता है? इसका माइंडसेट देखो तुम लोग, बस ये चाहता ही नहीं गरीब लोग अमीर हो जाए, फिर ये कहाँ पे जाएंगे ना, ये तो खुद गरीब है। चलो सेकंड क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया, ये चैलेंज है। कोई है रूरल इंडिया से यहाँ से, यहाँ पे सभी अर्बन में रहते हो? नहीं आप नहीं, प्रॉपर आपके माँ बाप या फैमिली रूरल एरिया में कोई रहते हैं? आप आनंद, आपका नाम क्या है? उत्कर्षा, कहाँ से हो आप? बारामती। आप? वाशिम, विदर्भ। इससे तो विदर्भ को नया स्टेट बनाया है अभी अभी। आप चाहते हो विदर्भ को नया स्टेट बनाना? बना लो, अच्छी बात है। हाँ, बनेगा ना, बनना चाहिए। नेक्स्ट, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब तक इंडिया किसके किस में इसमें नहीं है? और किसके किस में है? मतलब है ना बाकियों के इसमें, तो जिसके पास है वो सारी इंसाइड खरीदो। ये जो ये है पावर्टी, मतलब नहीं है, पुरानी है इंसाइड, नहीं है, आफ्टर कोविड है। ये सस्ते एनसीईआरटी कहाँ पे प्रिंट हो रही है? आपके इसमें है? नहीं है? कहाँ से उठाई थी? चलो, ओए, श्श,
PDF मिलेगा, PDF से पढ़ लेना। और कुछ मतलब और कोई चैप्टर है मैच करके देख लो, हो जाएगी। एक बार पूरी होने दो, पूरी होने के बाद अपलोड करूं या डेली अपलोड करूं, तुम्हारी। अभी तक मैंने आगे तक नहीं पढ़ा, तुम्हें कहाँ से दूं मैं। ठीक है चलो। चलो हाँ बताओ गौरव, पावर्टी क्या होती है? वो नहीं चाहिए मुझे। पावर्टी क्या होती है साची, पावर्टी क्या होती है? मैंने क्या पूछा आप साची, गवर्नमेंट गई पहाड़ में, पावर्टी क्या होती है? ठीक है, जिनकी जिनकी कंप्लीट होती है बेसिक नीड्स, वो पावर्टी लाइन के ऊपर होते हैं। एनिमल, अगर खाना पानी नहीं मिल गया फिर वो बोलेगा घर चाहिए, घर चाहिए तो बोलेगा कि पापा चाहिए। अब तो गौरव ये कह रहा है ना। और किसी को पावर्टी की डेफिनेशन, डेफिनेशन छोड़ो, कंसेप्ट क्या है आपके हिसाब से? इन्होंने कहा दोनों ने कि बेसिक नीड्स फुलफिल जिनकी नहीं होती है वो पावर्टी, उसको पावर्टी कहेंगे। और किसी को कोई अलग कंसेप्ट है पावर्टी रिलेटेड? बस ये तो पावर्टी, दैट्स पुअर। पावर्टी इज अ फीलिंग। ओके हाँ एग्जैक्टली, मतलब दिमागी विकास। मतलब आप सब लोग पावर्टी लाइन के बिलो आ रहे हो, हे करो तो आप पावर्टी लाइन के बिलो हो। पावर्टी की डेफिनेशन में दिमागी विकास क्यों नहीं आता है? मतलब आपका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी कितनी है डिसीजन लेने की। इसने एक सही पॉइंट दिया है जो कि लिखना नहीं पेपर में, लेकिन लिखो कोई दिक्कत नहीं है। वो अच्छा पॉइंट है ना, काफी अच्छा पॉइंट है एक्चुअली। एनसीईआरटी में, सोशियोलॉजी में सही बात है उसकी। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप दिमाग से पावर्टी को प्रमोट कर रहे हो या दिमाग से पुअर हो। सही बात है। गौरव को देखो सारी फैसिलिटी है फिर भी दिमाग से इतना पैदल है। आप बताओ फैसिलिटीज होके भी क्या फायदा है? अब देखो, मैं पहले कल एक डिस्क्लेमर दिया था ना, ऐसा होगा बीच बीच में, ठीक है? उसको आदत है, तुम लोग भी अपने मन पे मत लेना, ठीक है? चलो हाँ, और कोई पावर्टी? हाँ पावर्टी की डेफिनेशन बताएगा। डिग्निटी या सेल्फ रिस्पेक्ट, इकोनॉमिक टर्म्स में बेसिक नेसेसिटीज आपने कहा, राइट? ठीक है चलो। जब भी कभी पावर्टी की क्वेश्चन दिखे, तुम डेफिनेशन लिखो, कुछ भी करो, बेसिक फालतूगिरी सारी। एडम स्मिथ का आज तक की बेस्ट इंट्रो या कंक्लूजन कह सकते हो तुम, एडम स्मिथ का है। क्या बोलता है इंसान? एडम स्मिथ कौन बोला था मैं? इकोनॉमिस्ट है। इसने कंसेप्ट दिया था मार्केट इकोनॉमी का, लेजिस फेयर है। क्या स्पेलिंग थी? मैं भी भूल गया, तुम भी भूल गए, तो भूल जाओ। मार्केट इकोनॉमी, इनविजिबल हैंड, सारा मार्केट के हाथ में देता हूँ, ऐसा नहीं होता ना लेकिन। तो उसने कहा नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लरिशिंग एंड हैप्पी ऑफ विच द फार ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेंबर्स आर पुअर एंड। पावर्टी पर जब भी आए डालो वो उसका ये डालने से सेंस नहीं बनेगा, इसका नाम डालो। इस चैप्टर में काफी बार मैं बताऊंगा, इसको इंट्रो कंक्लूजन में डालो कुछ कुछ लाइन से। जब भी पावर्टी हंगर दिखे ना, ये साइड में निकाल के रखना, इसको इंट्रो कंक्लूजन में जो जो बताऊंगा वो लिख के रखना, वो डालना है आप लोगों को। बहुत अच्छी लाइंस कोट की एनसीईआरटी ने, ठीक है? क्या कहता है एडम स्मिथ? नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लरिशिंग एंड हैप्पी ऑफ विच द फार ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेंबर्स आर। सही बात है या गलत बात है? गौरव के हिसाब से तो गलत है, उसके हिसाब से गरीबी होनी चाहिए, तो जाके वो खुद फ्लरिश हो पाएगा, राइट? आपके हिसाब से सही है? कितने लोग गरीब है यहाँ पे? ये रईस वाला गरीब है। चलो इधर देखो, जवाहरलाल नेहरू ने 1947 के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कोटेशन दिया था, दिस अचीवमेंट, कौन सी? इंडिपेंडेंस इज बट अ स्टेप एंड ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेट ड्रीम्स एंड अचीवमेंट्स दैट अवेट्स अस। कौन सी? द एंडिंग ऑफ एंड इग्नोरेंस ऑफ
दिस इज एन इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो पॉवर्टी एंड नहीं हो रही है या करनी है, ऐसा कभी सजेशन वगैरह आएगा, कुछ भी पूछा जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का कोटेशन लिखना, सजेशन दोगे ना आप। और हम क्यों करना चाह रहे हैं चीजें, क्यों करना चाह रहे हैं, खुद हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस के टाइम पे किए गए थे, इसलिए हम कर रहे हैं, सच बात है, करनी चाहिए। तो पहला इंट्रो वो है, एक ये लाइन है जो आप इंट्रो कंक्लूजन में डालोगे, ठीक है, या कंक्लूजन में भी डाल सकते हो, इसको पूरा सारा लिख दिया आपने। और हमें क्यों करना था, हमने से सारी चीजें इसलिए देखी थी क्योंकि वो खुद किए गए थे। वो कौन किए गए थे, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू चाचा। अब यहाँ पे डेटा है एक, इसको संभाल लो और एक नया डेटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। challenges for India as more than 1/5 of the world poor lives in India। कितना बोला इसने, कितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वर्ल्ड की 8 बिलियन टच हो रहा है, ये 8 बिलियन टच हो चुका है, उसका 1/5 कितना होता है, 10 मिलियन का कितना होगा 1/5, 2 बिलियन, तो 8 बिलियन का 1/5 कितना हुआ, जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है। ये सही बोल रहा है क्यों सचिन, हाँ पुअर के 1/5, अगर सपोज करो दुनिया में पुअर कितने हैं फिर 8 बिलियन में से, मैं क्या बोल रहा, दुनिया में कितने पुअर है 8 बिलियन में से, क्या लगता है 600 700, शर्म कर थोड़ी बोलते समय मुझे लगा तू डेटा रट क्या था, अच्छा इंसान है तू, बता कितने होंगे, अराउंड 4 से 5 बिलियन में। जनता अमीर बहुत कम है दुनिया में, राइट, 4 बिलियन करते, 4 बिलियन का 5 बिलियन करते, 5 बिलियन का 1/5 कितना हुआ, मतलब इंडिया में जो 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है उसका 1 बिलियन गरीब है, सही बात है अल्टीमेट। पर आपका काम क्या है, यहाँ पे नया डेटा फाइंड आउट करना एक बार, अभी प्रेजेंट में क्या है, और नीचे क्या बोल रहे हैं, where more than 260 million people are not able to meet। तो ये जो डेटा दो वो अलग अलग है, प्रेजेंट कंडीशन में वो पुराना है थोड़ा, तो अभी प्रेजेंट का फाइंड आउट करो, ठीक है। मोस्ट अभी ये जो लाइंस है ये आपको आपके आंसर में लिखनी है हमेशा पावर्टी के लिए, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं, मोस्ट ऑफ्टन पावर्टी इज अ सिचुएशन दैट पीपल वांट्स टू एस्केप, सही है, क्यों, गरीबी में कौन रहना चाहता है ना, आप लोग यूपीएससी कर रहे हो, आपकी कंडीशंस अच्छी मानता हो, आप यूपीएससी कर क्यों ले रही हो, और अच्छी कंडीशंस के लिए, एक लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास जहाँ पे भी हो, आप एक इलीट क्लास में जाना चाहते हो, एक अच्छी सोसाइटी में जाना चाहते हो, आपके लिए आप जो जी रहे हो पॉवर्टी हो सकती है, आपको इससे बाहर निकलना है, कोई भी जिस कंडीशन में अंबानी और अंबानी होना चाहता है, मतलब अमीर होना चाहता है, सही बात है, क्यों, उसके लिए वो भी पॉवर्टी, क्योंकि अडानी उससे रिचर है, तो उसे बाहर निकलना चाहता है हर कोई, बेसिक सेंस वही स्टेटमेंट का। सो पॉवर्टी इज अ कॉल टू एक्शन, ये लिखो रे पेपर में कभी भी, इतनी जो ये दिया है ना पूरा, ये हमेशा पेपर में डालना। पॉवर्टी इज अ कॉल टू एक्शन फॉर द पुअर एंड द वेल्दी अलाइक, अ कॉल टू चेंज the world so that many more may have enough to eat, adequate shelter, access to education and health, protection from violence। वायलेंस, अंबानी के घर में कभी वायलेंस देखने को मिलेगा, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कहाँ देखने को मिलते हैं, पुअर फैमिलीज में, क्यों, फ्रस्ट्रेशन क्यों, इलिटरेसी है, दिमाग डेवलप नहीं हुआ है, चॉइस नहीं है, एग्जैक्ट जो कमाता है दारू पी के उड़ा देता है, स्किल्स लैक होती तो एम्प्लॉयमेंट मिलता नहीं है, पैसा घर में है नहीं, जो चाहिए वो मिलता नहीं, तो बीवी किच किच करेगी, कभी कभी आदमी किच किच करता है, मैंने तो वो भी घर भी देखे जा। एक इंसिडेंस बताता हूँ, मैं जब ग्रेजुएशन में इंदौर में था, मेरी रूम मालिक, रूम मालिक, मेरे रूम मालिक लैंड ओनर, फीमेल फीमेल आंटी थी वो, एक दिन मैं और मेरा रूम पार्टनर उठे, रात के 3-4 बज रहे होंगे कस, और हमें आवाज आई जोर जोर से झगड़ने की, हम नीचे जाके देखने लगे ऊपर वाले फ्लोर से, वो औरत उस इंसान को चप्पल से मार रही थी उसके बाद उसका बेटा जा रहा था, तो उसको चप्पल मार के फेंकी, तू निकल ना हम देख रहे, भला मारा बोले। तो डोमेस्टिक वायलेंस
किसी के भी हो सकता है, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एंड वाइज इन व्हाट हैपेंस इन देयर कम्युनिटीज। पावर्टी एक अच्छी मतलब पावर्टी हटाना क्यों जरूरी है इन चीजों के लिए, तो ये कंक्लूजन में डालेगा, ये कंक्लूजन मटेरियल है। अगर आप अच्छे से यूज कर पाओ तो ये इंट्रो में भी आ सकता है, लेकिन मेजरली कंक्लूजन का मटेरियल है। बस फिट करता आना चाहिए। कैसे फिट करोगे, फिट कैसे करोगे, जब तक बार बार इसको देखोगे, इस लाइंस का लिटरल मीनिंग्स क्या होता है वो समझोगे, ठीक है। ये कंक्लूजन मटेरियल है। इसके पहले जो देखे तो किस में डालोगे आप लोग, इंट्रोडक्शन में, ठीक है। और पावर्टी का और क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी पूछता है। क्यों पूछता है, जीएस2 का हेडिंग है पावर्टी एंड हंगर, राइट। अब बताओ कौन है गरीब, बताओ बताओ कौन है गरीब। For debt to others, income insurance. ये वाली डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे। गरीब कौन है, जिसके पास पैसा नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, हाँ, शेल्टर नहीं है। अच्छा शेल्टर नहीं, साझे नहीं कहा, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं वो गरीब नहीं है फिर। पक्का घर हो ना मतलब तुम गरीब नहीं हो। प्रधानमंत्री आवास योजना पता है, ग्रामीण आवास योजना चलते हैं, ठीक है। रूरल एरियाज में जाओ, और जो एक विलेज होता है उसका आउटसाइड में एक आदिवासी सेटलमेंट्स रहती है, उनको भी आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, मिलती है ना, उनकी भी आजकल पक्के मकान है, ठीक है। तो वो गरीब नहीं है, गरीब है इसलिए प्राइवेसी नहीं है। किस चीज की प्राइवेसी नहीं चाहिए तुझे, ठीक है। और इसके हिसाब से गरीबी प्राइवेसी है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशन। इंडिया में पॉवर्टी किस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, एसेट के बेसिस पे, अच्छी बात है। हाँ, इसलिए गौरव पॉवर्टी में नहीं आता है, उसको तो अच्छा लगेगा ना, एसेट के बेसिस पे क्वालिटी पॉवर्टी कैलकुलेट हो रही। चलो। तो इंडिया में एसेट के बेसिस पे मोस्टली मॉनिटरी टर्म्स है, राइट, मॉनिटरी टर्म्स में। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात भी यही ना, डिसगाइज पॉवर्टी, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बताओ। अभी अभी रिसेंटली पंचायत का सीजन 3 रिलीज हुआ है, ठीक है। डिसगाइज पॉवर्टी का कंसेप्ट है इसमें, उसमें वही होता है, किसी किसी ने देखा। इंडिया सुपर पावर क्यों नहीं बन पा रहा है, इसका बेसिक रीजन यही है, माइंडसेट। तो पैसा कमाओ ठीक है, लोगों का दिमाग खोलो। दिमाग क्यों नहीं खुला इंडिया का, वो इंसान जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो जल्दी चला गया, वो रहता तो शायद से अच्छी एजुकेशन पॉलिसी भी आ सकती थी एक टाइम के बाद में, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम बुरी नहीं है, लैक्यूनास बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितनी भी है एटलीस्ट उसके बेसिस पे आप हो, अभी अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है, राइट। रैशनैलिटी कम है इंडिया में, रैशनैलिटी चाहिए, राइट। हमने वेस्टर्न कल्चर अपनाना चालू कर दिया, लेकिन रैशनैलिटी कहाँ पे, मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है ना वेस्टर्न कल्चर अपनाना। दिमाग नहीं खुला अभी तक, जिस दिन दिमाग खुलेगा उस दिन डिसगाइज पॉवर्टी का कंसेप्ट भी निकलेगा धीरे धीरे। होते हैं। अच्छा सुनो एक बात बताओ, लॉस कौन बनाता है, लॉस कौन बनाता है, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर लॉस बनाता है, पार्लियामेंट, एमपी, एमएलएस, राइट। वो एक बेसिक फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसके रूल्स कौन बनाता है, ये लॉ कैसे इंप्लीमेंट होगा, एग्जीक्यूटिव्स, ब्यूरोक्रेट्स, परमानेंट। आप लोग जब सीनियर आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है उसके रूल्स आपको बनाने पड़ते हैं। हाँ, कितना टाइम लगेगा, तो अभी भी है वहां पे बुड्ढे बैठे हुए, अभी भी है। जब तक तुम जाओगे तब तक तुम बुड्ढे हो जाओगे, ऐसा कह रहा हूं मैं, बुड्ढे चेंज होते रहते हैं। तो रूल्स आप बनाओगे, जब आप रूल्स बना रहे हो सोचो, ऐसा कोई रूल बनाओगे जो आपको और आपकी फैमिली को एम्पर करेगा, कभी कुछ ना कुछ लूपहोल ढूंढोगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, दिक्कत यही है। हम्म हम्म। क्या होती है पॉवर्टी, यहाँ पे अनु और सुधा का एग्जाम्पल दिया गया है।
ये कहता है अनु एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली में जन्म लेती है और सुधा एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के इसमें जन्म लेती है। उसकी मम्मी क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मतलब दिहाड़ी मजदूरी, राइट। कंस्ट्रक्शन साइट पे जाती है, काम करती है। एकदम से उसका लेबर पेन चालू होता है, किसी पर्दे के पीछे, वॉल के पीछे जाके अपने खुद से ही बच्चे को डिलीवर करती है। तो उसका बेबी होता है, लड़की सुधा। सुधा का जैसे वो बॉर्न होती है, जो कॉर्ड कट करना से लेके उसको इनिशियल जो ट्रीटमेंट होती है वो सारी उसकी मम्मी करती है, अकेले डिलीवरी भी अकेले करती है। और एक होता है ना, ट्री पे ऊपर रोप बांध देते हैं या साड़ी का बांध देते हैं, उसके बच्चों का झूला, वो अगर उसको डाल के चले जाती है। क्यों डाल के भागती है तुरंत? उसे लगता है कि उसका काम चला जाएगा, और वो एक्सपेक्ट करती है कि उसकी अभी अभी जन्मी बच्ची सो जाएगी। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। उसी जगह पे अनु, उसके मम्मी पापा एक वेल फैमिली है। जब सिटी के सबसे बड़े अच्छे हॉस्पिटल में उसका ये होता है, होने के बाद में प्रॉपर डॉक्टर ट्रीटमेंट लेते हैं, मम्मी फीड करती है, केयरिंग करती है। तो किसकी परवरिश अच्छी हो रही है? अनु की। क्या ही फर्क पड़ता है, भावना समझना। सही बात है। मैंने वही बोला। सची एग्जाम्पल है। और सुनो सची, इन रियलिटी होता है, होता है। कभी एकदम रूरल इंडिया में जाओ, कभी बज्जर गरीबी देखो, ये होता है आज भी इंडिया में। हाँ, रेलवे पण होतात एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर, एग्जैक्टली माइग्रेंट वर्कर में सबसे ज्यादा देखा जाता है। जो इंसान दिन का 100 रुपया कमा रहा है, वो भी कितना काम करके सुबह सुबह काम कर शाम में जाता आता है, वो इंसान डिलीवरी करने के लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगा कैसे? हाँ, हेल्प किसके लेंगे? अल्टीमेटली आजू बाजू जो वर्कर्स है, फीमेल वर्कर्स, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी ना। अगर वो भी नहीं तो क्या बच्चे को छोड़ दोगे? डिलीवरी तो करनी पड़ेगी ना। ये इंडिया की रियलिटी, हार्श रियलिटी। शिवाजी द बॉस मूवी देखी ना? वो आता है बाहर से, वो साक्षी है शिवाजी द बॉस का। जो रजनीकांत आता है ना, वो साक्षी है। उसको अभी तक इंडिया की रियलिटी पता नहीं है। फिर एकदम से दरवाजा नॉक होता है, विंडो पे भिखारी भीख मांगते हैं, वो उसको पता चलता है इंडिया अभी तक बदला नहीं है। साची ने अभी तक वो भी नहीं देखा है। साची देखो। मैं भिखारी देखने के लिए नहीं बोल रहा सची, रियल कंडीशंस देखो हार्श पे। अब बताओ किसका बचपन अच्छा गुजरेगा? अब इसमें बोलते हैं कि जो सुधा है उसको डांस का बड़ा शौक था, अच्छा खासा डांस करती थी, कहीं भी गाना बजे तो ये नाचती थी। लेकिन दिक्कत क्या हुई, 12 साल की उम्र में उसको काम करना चालू करना पड़ा। क्यों? उसके मम्मी पापा कंस्ट्रक्शन वर्कर है, इधर उधर भागना पड़ता है जहाँ काम मिले वहां पे, क्योंकि पैसा कमाना है। साथ में 12 साल की उम्र से इसको भी 12 साल की उम्र में पढ़ना होता है ना, इसको पढ़ाई मिली नहीं। डांस जो पैशन था वो भी चला गया। क्यों? दिहाड़ी मजदूरी करनी है। इसके जो भी एस्पिरेशन है वो फुलफिल हुए कभी जीवन में? अल्टीमेटली लूप में फंसे हो फिर से। अब सुधा का जो भी बेबी होगा आगे जाके, वो भी इसी लूप में फंसेगा, क्योंकि उसको मम्मी पढ़ी नहीं कभी। तो जिनकी उसकी शादी होंगी वो भी पढ़ेंगे नहीं कभी। क्यों नहीं? माइग्रेंट वर्कर से। उसी जगह अनु के मम्मी पापा उसको ट्रीटमेंट कैसे देंगे? उसको अगर पेंटिंग का शौक है तो अच्छे आर्टिस्ट के पास भेजेंगे, फिर आगे जाके अच्छी आर्टिस्ट बनती है। ये सारा एग्जाम्पल है। तो इसमें पावर्टी का बेसिक एग्जाम्पल दिया है, पावर्टी क्या होती है रियलिटी इंडिया में। और ये जो एग्जाम्पल है, बस एग्जाम्पल नहीं है, ये रियलिटी इंडिया की। कभी किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर को पकड़ के पूछ लेना कैसे कंडीशन में जीते हैं। सब उसको यहाँ आज बाजू के काम चालू हो, वो लेकर देखा ना, वहीं पे शेड्स लगा के रहते हैं, जहां उनका काम है वो वहीं पे रह रहे हैं, उनके लिए वही घर है, उनका कोई परमानेंट घर ही नहीं है। कितना ही कमाते हैं और कितना कहाँ डालेंगे ना, दिक्कत ये होती है। ठीक है, पावर्टी का बेसिक सेंस है। तो बताओ पावर्टी को मॉनेटरी टर्म्स में गिनना अच्छी बात है? क्यों? क्यों क्यों? गिनते हैं, वही बोल रहा हूँ, गिनते हैं, लेकिन असेट के टर्म्स में ही गिनना चाहिए क्या? इंडिया में इंडिया में कंसिडर किया जाते हो एस्पेक्ट्स? नहीं किए जाते। तो इंडिया में दो तरीके के पुअर माने जाते हैं, एक रूरल और अर्बन। रूरल पुअर कौन होते हैं? जिनके पास लैंड होल्डिंग नहीं होती, या स्मॉल लैंडलेस लेबर मजदूर, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जो दिहाड़ी मजदूरी पे जाते हैं। मनरेगा पता है आप लोग? गौरव को बहुत अच्छे से पता है। वो
रूरल पुअर हुए, ठीक है। अर्बन पुअर का कॉन्सेप्ट क्या है फिर? ऐसे गांव में रहने वाले लोग जो माइग्रेट करके अर्बन एरिया में चले गए, अल्टीमेटली वो पुअर ही थे, बस अर्बन के स्लम्स में रह रहे, उनको अर्बन पुअर कहा जाता है, माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल एरिया। अर्बन में ऐसे पुअर, इतना अर्बन में अगर तुम पहले से रह रहे हो, तुम पुअर कैटेगरी में आओगे नहीं जनरली, ठीक है। एटलीस्ट इतना रहता है कि तुम अर्बन एरिया में सस्टेन कर जाओ। अर्बन स्लम बनना क्यों चालू हुए? बाहर से इन्फ्लक्स हुआ लोगों का। ये कौन है बाहर से आने वाला अर्बनाइजेशन का? कौन है? माइग्रेंट वर्कर्स। अब सिटी की लाइफ में एडजस्ट करना और इतना अफोर्डेबल नहीं होता उनके लिए, तो अल्टीमेटली झोपड़पट्टी में रहना चालू करेंगे। क्यों रहना चालू करते हैं? पैसा ही नहीं है। तो अर्बन पुअर का कॉन्सेप्ट वहां से जनरेट करते हैं। तो दो तरीके पुअर, दोनों एक ही है देखा जाए तो, बस जगह के हिसाब से उनका नाम चेंज हो जाता है। लेकिन अगर अर्बन एरिया में पैसा ज्यादा मिल रहा है, खर्च भी तो ज्यादा है। गांव में वही चीज जो सस्ती मिलती है वही महंगी हो जाती है। बस कहने के लिए हो जाता है कि हमारे घर वाले बाहर काम कर रहे हैं और पैसे बेचते हैं। यही होता है ना, यूपी बिहार मेजोरिटी बाहर काम करने के लिए भेज देते हैं, फैमिली दूर रहती है। कोई लोग दिल्ली गए हैं? दिल्ली का ओआरएन घूमना कभी, ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग, जितनी भी स्ट्रीट गए हो, कोई गए हो? जितनी भी स्ट्रीट पे शॉप से सारे के सारे यूपी बिहार के हैं। प्रॉपर दिल्ली के बहुत कम है। पूरा जो बड़ा बाजार की गली ना, जहाँ पे कोचिंग से सारी बड़ी बड़ी, उसके बाहर जितने भी शॉप है, ठेला वगैरह कुछ भी लो, सारे यूपी और बिहार के हैं। वहीं पे सोते हैं। कुछ तो अपने ठेले के बाजू में ओढ़ के सोते हैं। ये हालत है। क्यों? मजबूरी ना। ये पिक्चर देख रहे हो? क्या है ये? फार्मिंग है। कौन सा क्रॉप कल्टीवेट किया जा रहा है वहां पे? पैडी। कोई गया खेत में आज तक? गए हो? कभी पैडी लगाई है? नहीं लगाई है? क्यों नहीं लगाई है? अपने इधर पैडी लगती नहीं ज्यादातर। लगती क्या? कोकन कोंकण एरिया छोड़ दो तो विदर्भ में कहीं पैडी लगते हुए देखा है? नहीं, क्यों नहीं लगता? विदर्भ के लोगों की एक खासियत है बड़ी। क्या खासियत है? इनके यहाँ पे पानी होता नहीं है, सूखा पड़ा है, लेकिन फिर भी गर्व बहुत है, हमारे यहाँ पानी बहुत होता है। कहाँ से लाते हो? कहाँ से लाते हो? बोलना नहीं होता है। चलो। शाहीन रफीक खान, दामियन किलन, दो इकोनॉमिस्ट, इन्होंने एक सिंपल लैंग्वेज में पॉवर्टी क्या होती है बताइए। डेफिनेशन एज सच नहीं है, लेकिन पॉवर्टी क्या होती है तो क्या बोलते हैं? पॉवर्टी इज, और फिर यूपीसी ने स्टेटमेंट देखा और सिलेबस बना डाला, पॉवर्टी एंड हंगर इट्स इफेक्ट्स, सीधा, ठीक है। पॉवर्टी इज बीइंग सिक एंड नॉट बीइंग एबल टू सी अ, सुधा की मम्मी, सही बात है। Poverty is not being able to go to school and not knowing how to read. Again, सुधा अप्लाई हो रहा है सीधा का सीधा वर्ग में। आगे क्या है? Poverty is not having a job. अब जॉब का मतलब यहाँ पे कॉमन सेंस की तरह के फॉर्मल जॉब, इनफॉर्मली हर कोई जॉब कर रहा है। वड़ा पाव लगाने को जॉब नहीं कहेंगे, ठेला लगाने को जॉब नहीं कहते हैं। हाँ, फ्रीलांसिंग में हर कोई नहीं कमाता ना, लेकिन हर कोई कितना, सुनो, उसके लिए भी स्किल्स चाहिए होती है। फ्रीलांसिंग में हर कोई नहीं कमा पाता, जिसके पास अच्छी स्किल्स है, क्योंकि सर्विस है ना अल्टीमेटली फ्रीलांसिंग। सर्विस में स्किल्स चाहिए होते हैं, बिना स्किल्स के कुछ नहीं कर पाओगे। अगर एजुकेशन ही नहीं है, स्किल्स कहाँ से आएंगे? फ्रीलांसिंग कैसे होगी? आपका स्किल्स है, आप कर पाओगे फ्रीलांसिंग? आप करते हो। सपोज करो मैं एकदम गरीब हूँ, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, आप जो फ्रीलांसिंग कर, मैं कर पाऊंगा? डिजिटल है। डिजिटल। हाँ, सॉरी साची। हाउ, क्या लिखा है? हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाइड? गौरव जैसे लोगों को ढूंढा कैसे जाता है? क्या लगता है आप लोगों को? निरोधा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद गौरव यहीं पे पढ़ता है ना, तो गरीबी यहीं पे मतलब। तो हम सब के घर में
नहीं, गरीबी में टाइप होते हैं, गरीब, महागरीब, गरीबों में गरीब, गरीबों के सरदार। तो गौरव कौन सी कैटेगरी में आता है? गरीबों का सरदार। रुशाली कौन सी कैटेगरी में फंसेगी? ठीक है। अब देखो इसको, ये स्टेटमेंट क्या है? इन इंडिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इट हैज टू फाइंड अ viable and sustainable strategies to address the causes of poverty and design schemes to help poor out of their situation। ये जाएगा तुम्हारा कंक्लूजन। अगर कुछ भी कंक्लूजन याद नहीं आ रहा है, पॉवर्टी के हर एक इसके लिए किसने ऐसे कम किया, बढ़ाया? देखो सुनो, मैं हर चीज पर्पस से करता हूँ और ये चाबी यहाँ पे पर्पस से लाता हूँ। इस चाबी का नोक देखो, जिसको समझना समझ लो। चलो उसका कम कर दो, रे कम कर दो, उसका जी जा रही है, कम कर दो उसको, कम मतलब बढ़ा दो उसको, ठीक है। एक कंक्लूजन में जाएगा ये स्टेटमेंट, जाने लायक है आदित्य स्टेटमेंट कंक्लूजन में एक वे फॉरवर्ड शो करने के लिए। क्या शो कर रहा है इस पे, क्या क्या वर्ड्स यूज किया हमने? स्कीम्स, वायबिलिटी, सस्टेनेबल स्ट्रेटेजीज। तो ये सारे वर्ड्स एक कंक्लूजन के लिए फिट है। कंक्लूजन भी एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन, सॉल्यूशन बता रहा है। अब सॉल्यूशन आपके हिसाब से ढूंढ लेना, जितने भी अपने सॉल्यूशन लिखे होंगे उसके बेसिस पे ये लिखना है, ठीक है। तो पुअर पेपर आइडेंटिफाई कैसे किए जाते हैं? कुछ इस तरीके से, महागरीब नहीं, गरीबों का सरदार, महागरीब, गरीब, पुअर, वेरी पुअर, एब्सोल्युटली पुअर। कौन होता है एब्सोल्युटली पुअर? इसके पास ना घर है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं। Most vulnerable। कौन है ये लोग? इन रियलिटी कौन होते हैं? बॉटम के 1 करोड़ लोग। अरे लेकिन कौन होते हैं ये लोग? डेली वेजेस, वेरी पुअर में जाएंगे, रास्ते पे रहते, सुनो, बेगर्स अल्टीमेटली, बहुत ज्यादा पुअर ना। अनऑफिशियली वही ज्यादा पुअर, ऑफिशियली वही ज्यादा पुअर सबसे, ऑफिशियली। वेरी पुअर में कौन जाएगा? डेली वेजेस। फिर पुअर में कौन जाएगा? कैजुअल वर्कर्स वगैरह, राइट। अच्छा, नॉट सो पुअर में कौन जाएगा? क्लास। लोअर क्लास, गीग इकोनॉमी वाले, गिग इकोनॉमी वाले। क्या होता है गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट? जो फॉर एग्जांपल जोमेटो वाले, ये किस में जाएंगे? नॉट सो पुअर, पक्का? सीजनल एम्प्लॉयमेंट, फ्लक्चुएट करते रहते हैं, आएगा वो कॉन्सेप्ट आगे, ठीक है। मिडिल क्लास, आप सबका इसमें आते हो? मिडिल क्लास में पक्का? कोई है इस 4 कैटेगरी में फंसने वाला? कोई भी नहीं, रियलिटी में पूछ रहा हूँ, नहीं है। चलो, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या होता है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास? कुछ हद तक आप में से किसको लगता है आप मिडिल क्लास में हो, किसको लगता है आप अपर मिडिल क्लास में हो? अपने हिसाब से बताना, किसको किसको लगता है वो मिडिल क्लास है? आप भी बोला आप लोग मिडिल क्लास हो, आप बताओ किसको लगता है अपर मिडिल क्लास का पार्ट आता है? बताओ बताओ। ऋतुजा, गौरव, नहीं गौरव मिडिल क्लास का पार्ट ही नहीं ना, गौरव इधर कुछ लाया करता है, लास्ट में जाएगा, राइट। तो किसको किसको लगता है वो अपर मिडिल क्लास का पार्ट है? आप, आदित्य, ऋतुजा, ऋषि। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? आपके फादर क्या करते हैं? गोदरेज में क्या जॉब करते हैं मतलब आप? मैनेजर है, ठीक है। आपके पापा क्वेश्चन? होटल है, कौन सी होटल, मतलब किस, खुद का होटल है, बिजनेस करते हैं। ऋषि कॉन्ट्रैक्टर है, सबसे ज्यादा लूटते हैं। और आपके कौन से? कोल माइंस में, ओके। इनके घर में फैसिलिटीज कंपेरेटिवली बाकी लोगों से अच्छी होगी। तो ये अपर मिडिल क्लास है लगता है आप लोगों को, पक्का? और बाकी सबके घर में फैसिलिटीज कैसी है?
तो ये रिच का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है फिर? रिच कौन है यहाँ पे? गौरव। गौरव रिच है, वेरी रिच? तो वो achievement पे या फिर इधर पकड़ो या फिर उधर पकड़ो बस। गौरव बीच में नहीं लटकता है कभी, राइट? चलो, मिलीनियर बिलियनर आपको पता है कौन है मिलीनियर? अंबानी बिलियनर है, बिलियनर है। प्रेजेंट में कौन सबसे ज्यादा बिलियनर इंडिया में, वर्ल्ड में? सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? क्या गया? फर्स्ट कौन है? वॉरेन बफेट है। नहीं, दूसरा कोई है। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है अनऑफिशियली? पुतिन। पुतिन पुतिन रशिया का प्रेसिडेंट कहा जाता है उससे। फिर से इलेक्शन हुए वहां पे, पुतिन फिर से प्रेसिडेंट बना। क्या बताओ, सबसे पावरफुल कौन है? 4 नाम दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडन, मोदी जी, पुतिन। पावरफुल इन टर्म्स ऑफ पावर वाला में। क्यों? से यूएन से पंगा लेके बैठा है तो पंगे का नहीं, फंडा है। न्यूक्लियर नहीं, वो भी फंडा नहीं है। त्यांच्यावर 20,000 पेक्षा जास्ती रिस्ट्रिक्शन्स असून पण म्हणजे बॅन केलेला असून सुद्धा आज ती कंट्री हायली स्पेंडिंगच्या कॅटेगरीत येते और? म्हणजे तिथले पर्सन लोकल सिटीजन सुद्धा। तूने क्या बोला था? एग्जैक्ट कौन सी बार प्रेसिडेंट बना है पुतिन? यहाँ पे तीसरी बार बनने में दिक्कत हो गई थी। तर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके पण हिम्मत तो की, इसको ही पावर बोलते हैं ना, उसको करने के लिए पावर चाहिए। चलो, कैटेगराइजिंग पॉवर्टी, ये देखो, ऑलवेज पुअर। हम तो गरीब आदमी हैं, फकीर आदमी हैं, झूला टके। कौन बोलते हैं इसे? बोलते नहीं इसे। कौन से ऑलवेज पुअर? बेगर्स अल्टीमेटली। तो यहाँ पे यूजुअली पुअर कौन होता है फिर? तो उनके लिए दूसरा वर्ड है, बहुत सारे वर्ड दिए इंसर्ट है, चर्निंग, क्रॉनिक, ऑक्यूपेशनल, ओकेजनल पुअर। ये देखो ना यहाँ पे दिया है, नेवर पुअर। ये देखो, ओकेजनली पुअर। ये कौन थे ओकेजनली पुअर? अच्छे खासे वेल फैमिली से होते हैं, एकदम से लाइफ में झटका बैठता है और एकदम से गरीबी में आ जाते हैं। अनिल अंबानी वो पुअर नहीं है, लेकिन समझ आते हैं, झटका बेटा और एकदम से नेचुरल कैपेबिलिटीज की वजह से बिजनेस में लॉसेस हुए, एकदम से गरीब हो गए, वो ऑक्यूपेशनल। सीजनल वर्कर इसमें आएंगे, क्रॉनिक, कैजुअल वर्कर देखा, क्रॉनिक, चर्निंग। ये जो ग्रुप है वो सीजनल का है, ऊपर नीचे होते रहते हैं धीरे धीरे, छोटे छोटे। लेकिन एक अच्छा खासा वेल सेटअप बिजनेस हो, एकदम से डूबा, एकदम से रास्ते पे आ जाते हैं। लेकिन जब इंसान रास्ते पे आए अच्छा खासा बिजनेस से, वो वहीं पे नहीं रहेगा कभी, ध्यान में रखना, वो उठेगा वापस से। शिवाजी द बॉस देखिए, बस उसको बोलते हैं। और वो ट्रांजिशन करता है, ऑक्यूपेशनल प्लस ट्रांजिएंट पुअर, ट्रांजिशन करता है, राइट? इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक एनसीईआरटी के वर्ड से। इंडिया में पॉवर्टी लाइन अभी अभी देखा, मॉनिटरी टर्म से डिफाइन होती है, कितना पैसा कमा रहे हो मंथली बेसिस पे। यहाँ पे डेटा पुराना है या नया ढूंढो, 1999 के हिसाब से कैलोरी के बेसिस पे और मंथली इनकम के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है? मंथली इनकम कहाँ पे दिया है? ये जो पैसे देखो, अर्बन में 454, रूरल में कितना दिया है? 328 पर मंथ। जो कमा रहा है वो पॉवर्टी से ऊपर है, और जो इससे कम कमा रहा है वो गरीब है। और कैलोरी में कितना है? अर्बन में 2400, रूरल में 2100। ये 1999 में बना था। क्या? 2400 कैलोरी रूरल की है, 2100 अर्बन की है। वही दिया है ना, मैंने उल्टा बोल दिया था क्या? ठीक है, हाँ बताओ। 450 पर मंथ कितना होता है आपका एक मीडियम साइज पिज्जा? वो भी नहीं आता, उसमें स्मॉल आता है। इंडिया में डेफिनेशन कितनी अच्छी बनाएंगे ये सोचो फिर हम। वो भी मंथली, डेली नहीं बोल रहे हो, मंथली इनकम। क्या सोच के इन लोगों ने डेफिनेशन बनाई है? कितनी सब्सिडी, कितनी? फिर आज की कंडीशन में डेटा क्या है? आज के डेट में 840 कितना?
841 मतलब बेस ईयर 2011 लेंगे 841 और ठीक है 4000 ही बोल रहा था, प्रेजेंट कंडीशन का डेटा ये है। 11 को कंसीडर करके कंसेंसस बनानी है तो ज्यादा से ज्यादा कितना बदलेगा, 2000 हो जाएगा। 2000 अर्बन एरिया में मंथली इनकम है, सस्टेन कर पाओगे पुणे जैसे सिटी में? उससे ज्यादा रेंट लगता है। फिर रहना कहाँ पे पड़ेगा, स्लम्स में या झोपड़पट्टी आउटसाइड पुणे, फिर वहां से ट्रैवलिंग करके मेन पुणे में आओ, कितना खर्चा लगेगा? बस का एटलीस्ट डेली पड़ना 50 रुपये, जाने का 50 रुपये, कितना हुआ 100 × 30। इनकम कितनी है, स्पेंडिंग कितनी ट्रैवलिंग पे, खाएगा क्या वो इंसान, जहर खाएगा, पॉवर्टी। सही बात है, उनके डेफिनेशन में बिल्कुल फिट बैठती है, लेकिन किसके बेसिस पे, मॉनिटरी वैल्यू, राइट? ये गलत है, खुद एनसीईआरटी गलत बोलता है इसको। There are many factors other than income and assets which associated with poverty. For instance, कौन से? Access to basic health care, drinking water, sanitation. इस पे ध्यान देते हैं हम लोग? कभी नहीं ना? The mechanism for determining the poverty lines also does not take into consideration social factors. क्या हो सकते हैं? Ill health, lack of access to resources, illiteracy, और क्या है यहाँ पे? Discrimination or lack of civil and political freedom. मतलब पॉवर्टी सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं होती है, लेकिन इंडिया में दिक्कत क्या है, सबसे ज्यादा पॉवर्टी को हम इकोनॉमिक टर्म्स में गिनते हैं। तो अगर मेंस में क्वेश्चन आता है पॉवर्टी को इकोनॉमिक टर्म्स में गिनना कितना वायबल है, या क्रिटिकली एनालिसिस में आ जाता है पॉवर्टी को इकोनॉमिक टर्म्स में कैलकुलेट करना, उसको क्रिटिकली एनालिसिस बोलता है यूपीएससी। तो क्या लिखोगे इसके ऊपर, यही सारा लिखोगे? मॉनेटरी टर्म्स में भी एटलीस्ट अगर आपके पास में मनी आता है, वी हैव द एबिलिटी ऑफ परचेसिंग, या आपके पास में चॉइस आ रही है, आपकी लाइफस्टाइल बेटर करेगी। ऐसे क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या है, पॉजिटिव भी लिखना है। अब जनरली हम जब एक क्वेश्चन देखेंगे निगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा दिमाग में आते हैं, पॉजिटिव नहीं आएगा। लेकिन गौरव ने एक अच्छी चीज बताई कि एटलीस्ट जितना भी मिल रहा है उससे कुछ ना कुछ तो खरीदने को मिल रहा है, राइट? नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत है, मानता हूँ, पॉजिटिव ढूंढने में दिक्कत होती है। और यूपीएससी के क्वेश्चन जनरली जब क्रिटिकली एनालाइज आता है ये पे दिक्कत फंसती है, जब जैसे क्रिटिकली एनालाइज दिखा नेगेटिव पॉइंट जनरेट होना चालू होते हैं, पॉजिटिव दिक्कत होती है जनरेट करना। तो माइंडसेट वैसा बनाओ, हर चीज में कुछ ना कुछ, जीवन में भी कितनी भी बर्बाद कंडीशन हो जाए कुछ तो ढूंढो ढंग का। कि कोई एक स्टूडेंट आया था, आज नहीं आए हैं यहाँ पे, वो कल आके बोलता है कि मेरा लास्ट ईयर टाइम वेस्ट या बर्बाद हो गया, मैंने जॉब किया पर मैंने टाइम वेस्ट किया। और इस साल में मतलब उसका 23 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 23 से 24 उसने जॉब किया, और 24 में आके उसने जॉब छोड़ा फिलहाल में, रिजाइन, और अभी यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन किया। तो मैं उसने बोला कि मैंने 1 साल बर्बाद कर दिया। अब उसी इंसान ने मुझे ये भी बोला कि 1 साल जो जॉब किया उससे मैंने सेविंग्स की, मैंने कोचिंग की फीस भरी, या की मम्मी पापा के ऊपर बर्डन नहीं आने दिया, और इतनी सेविंग्स अभी भी कि पूरा 1 साल सस्टेन कर जाएगा। अब बताओ उसने जो स्टेटमेंट बोला कि मैंने 1 साल बर्बाद कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया, वो सही था? क्यों नहीं? उसने कभी सोचा ही नहीं उसने क्या किया है 1 साल में। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनकी फीस आपके मम्मी पापा ने भरी है? फिर बर्बाद वो या आप हो? नहीं हो बर्बाद, लेकिन उसने सोचा कैसे? हर एक चीज में कुछ ना कुछ होता है। जब तक चीजों को ठीक से नहीं सोचना चालू करें, लाइफ भी वैसे वर्क करती है। अगर ढंग का सोचोगे ढंग की चीजें होंगी, नहीं सोचता बनेगी, उस लूप में फंसोगे, अभी नहीं पता चलेगा। जैसे जैसे आप यूपीएससी दोगे ना, चीजें और ज्यादा खराब होती है। एक टाइप का फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है जीवन में। हेक्टिक प्रिपरेशन है, हर रोज पढ़ना है, और 2 घंटे नहीं पढ़ना है, पूरा दिन पढ़ना है, और एक दिन नहीं पढ़ना है, 2 दिन नहीं, पूरा साल पढ़ना है। प्रीलिम्स निकला, फिर भी पूरे साल की प्रोसेस है, मेंस भी दोगे, इंटरव्यू भी दोगे, कब तक सस्टेन करोगे? और सस्टेन करने के लिए एक अच्छा माइंडसेट वर्क चाहिए होता है। अगर नेगेटिव सोचना चालू करोगे माइंडसेट खराब होगा। जिस दिन माइंडसेट खराब हुआ एफिशिएंसी घटेगी, एफिशिएंसी घटेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फ्रस्ट्रेशन आता है जीवन में काफी ज्यादा, और फिर यूपीएससी को गाली देना चालू करते हैं अपन। यूपीएससी गाली देने लायक एग्जाम नहीं है, समझे? चलो, अब जब भी पावर्टी एलिवेशन स्कीम्स आती है तो उसके लिए यहाँ पे एक इंट्रो और कंक्लूजन दोनों दिया है, कोई भी यहाँ पे यूज करो।
द एम ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम should be to improve human lives by expanding the range of things that a person could be and could do, such as to be healthy, well nourished, to be knowledgeable and participate in life of a। एक अच्छा इंट्रोडक्शन है। कभी भी पावर्टी एलिवेशन स्कीम के ऊपर आए तो, या कंक्लूजन भी है, सारे पॉइंट्स लिखे। और ये क्यों लिखे? क्योंकि हमारा एम था, इसको फुलफिल करने के लिए हमने सारे पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लाए थे। ये डाल सकते हो, तो उसको वहां पे यूज करेंगे। हाईलाइट ऐसे ही नहीं किया है, घर जाके बस हाईलाइट मत करना, कुछ तो पर्पज से लिखना बाजू में, ठीक है? आपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा अल्टीमेटली, राइट? और यहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में क्या चीज बताई फिर? डेवलपमेंट इज अबाउट रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स to the things that a person can do in a life, such as illiteracy, ill health, lack of access to resources और lack of civil and political freedom। तो डेवलपमेंट मॉनिटरी टर्म्स में नहीं होता सिर्फ, मतलब ग्रोथ लीड्स टू डेवलपमेंट, ऑलवेज नहीं, और पूरी तरह से बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? डेवलपमेंट मॉनिटरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है, जब तक ये सारी चीजें नहीं उठेगी तब तक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। आप कितने भी अमीर हो जाओ, आपको बोलना नहीं आता है किसी से, तो कोई सेंस है जीवन में जीने का भी? हर एक को से झगड़ा करते बैठोगे, पैसा उड़ाओगे बस। उसी तरह एक टाटा का एग्जांपल ले लो, कितना अमीर है टाटा, रतन टाटा कितने अमीर है। अब देखो, जब भी उनका नाम लेते हैं ना, थे या रिस्पेक्ट आती है। उसी का अंबानी का नाम ले लो, नहीं आती रिस्पेक्ट, पता नहीं क्यों। टाटा अच्छे इंसान है ना, चैरिटी भी करते हैं, इतने अमीर होने के बावजूद लोग रिस्पेक्ट भी क्यों देते हैं उनको? अडानी को गाली बकते हैं आजकल सब लोग, क्यों? पैसा कमाया है, मानता हूं, वो जो माइंडसेट था पब्लिक के लिए करने का कुछ, वो कभी डेवलप नहीं कर पाए। सिर्फ मॉनिटरी वॉल्यूम में वो आगे बढ़ते गए। टाटा जितना कमाते उससे ज्यादा वो डोनेट भी करते, फिलैंथ्रोपी एक्टिविटीज, राइट? तो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट वैसे हुआ। उनकी स्टोरी पता है ना, उनकी किसी से या प्यार करते थे, उन्होंने शादी कर ली थी, उन्होंने लाइफ टाइम शादी नहीं की कभी। उनकी वैल्यूज वैल्यूज डेवलप हुई उनके अंदर, ये भी डेवलपमेंट का पार्ट है, खुद को डेवलप करने का। यूपीएससी से पढ़ना मैटर नहीं करता है, सिर्फ पढ़ के चले जाओगे, मेंस क्लियर कर लोगे। जिस दिन इंटरव्यू पैनल में बैठोगे और 6-7 लोग ऐसे गिर के बैठ जाएंगे और बीच सामने बिठा देंगे, ये जो इधर वाला बैठता है ना और इधर वाला इतने पास में बैठते हैं ना, क्योंकि सांसें तक आपको सुनाई देती है। वैसे आप पैनिक रहते हो, पर आपको बिठाया है, कहाँ पे बिठाया? मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और गलती से भी यहाँ पे लेडीज बैठी है तो तुम्हारा इंटरव्यू वैसे भी गया। किसका जाता है उस टाइम पे? जिससे सिर्फ रट के यूपीएससी के मेंस निकाले आज तक, कभी सोचा नहीं समझा नहीं, डेवलप नहीं किया। क्वेश्चन पूछा, ये वाला नहीं आता, क्वेश्चन पूछा नहीं आता, फिर वो पूछती है क्यों नहीं आता, यहाँ पे क्यों बैठे हो, निकलो बाहर। ठीक है, तो डेवलप करो खुद को अच्छे से। इंडिया में मॉनेटरी टर्म्स में अभी भी डिस्कस किया था, तो मॉनेटरी टर्म्स को क्रिटिसाइज करते करते कुछ इकोनॉमिस्ट, जैसे अमर्त्य सेन है, इनका नाम सुना आप लोगों ने कभी? इंडियन इकोनॉमिस्ट काफी ज्यादा बड़े, अमर्त्य सेन। और एक और नाम आता है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा, एचडीआई, राइट? किसने किसने निकाला था? अमर्त्य सेन का नाम था उसमें। और एक और पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, कौन? हक करके कोई, कोई तो है पाकिस्तानी, डाल्टन कैसे हो जाएगा? एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है प्लस अमर्त्य सेन, इन्होंने एक इंडेक्स निकाला था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पॉवर्टी को सिर्फ मॉनिटरी में कैलकुलेट मत करो, अदर फैक्टर्स इंक्लूड करो, ये सारे फैक्टर्स। तो उन्होंने खुद का इंडेक्स निकाला अमर्त्य सेन ने, कौन सा? सेन इंडेक्स। उधर भी पॉवर्टी गैप इंडेक्स, स्क्वेयर्ड पावर्ड गैप, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, ठीक है? एक होमवर्क लिखो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में अलग अलग इंडेक्स निकालते हैं, फिर 4 से 5 इसके अंडर में। वो देखो ये कौन निकालता है और कौन कौन से आते हैं उसमें, ठीक है? और उसमें से भी क्राइटेरिया इंडिकेटर साथ में दो तीन इंडिकेटर लिख लेना, यूपीएससी पूछती है। यूआई को देखोगे तो कभी कभी आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर कौन कौन से, पैरामीटर्स कौन से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसके कौन कौन से पैरामीटर्स है, 2016 प्रिलिम्स का क्वेश्चन था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन कौन से पैरामीटर्स को कंसिडर करता है पॉवर्टी कैलकुलेट करने में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है? कंटिन्यू करना है, कल करना है?
करेंगे 7 बजे किसको बैठने की इच्छा है? बाकी लोग? घर जाना है? चलो ठीक है, कल करेंगे। 10 चैप्टर है, 10 दिन लगने वाले हैं, ठीक है? या और स्पीडली करूँ? बेस है, टाइम बढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 12 लेक्चर तक खींचेंगे, आराम से करेंगे स्केड्यूल। 15 से बैच चालू हो रही है ना आपकी, उसके पहले हो जाए। 15 से क्या आपका? हिस्ट्री, एंशियंट, मिडाइवल, एंशियंट, उसके बाद मिडाइवल, फिर मॉडर्न, उसके बाद में नहीं पता है। शेड्यूल आ चुका है आपका होगा। स्नेहल, वो रिकॉर्डिंग बंद कर देना। आदित्य, रिकॉर्डिंग बंद करना मत। घर जाके होमवर्क करते हो, सर्च करते हो, ईमान